Rahim. Assalamu alaikum. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे जी बुक इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट जो ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है। इसका आज हमने यूनिट 4 का रिव्यू करना है जिस यूनिट का नाम है लिथोस्फीयर। अब लिथो बेसिकली लिथो का मतलब होता है रॉकी, यानी जो पत्थर वगैरह जो भी ज़मीन के ऊपर सॉलिड चीज़ें हैं ना, माउंटेन हो गई हैं, इसमें पहाड़ियाँ हैं या पहाड़ हैं, वो सारे इस लिथोस्फीयर में हम डिस्कस करते हैं। मेजर टॉपिक्स जो है इसमें सबसे पहले तो अर्थ, ज़मीन। ज़मीन का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखते हैं कि इसका ढांचा किस तरह है और ये कौन-कौन सी चीज़ों से बनी हुई है। इसके अंदर क्या-क्या है, मेंटल में क्या है, कोर में क्या है, मैग्मा क्या होता है, जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड। लैंड जो जियोग्राफिक ज़मीन के ऊपर जो लैंड है उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। अर्थ मटेरियल्स, ज़मीन के कौन-कौन से मटेरियल्स हैं, ज़मीन किन-किन मटेरियल्स की बनी हुई है और उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, आयरन क्या है या मिनरल्स। फिर सॉइल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, जो सॉइल है इसकी और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि किस तरह फर्टाइल सॉइल है या फिर लूमी सॉइल है, सैंडी सॉइल है। देन सॉइल ओरिजिन, ज़मीनी कटाव कैसे होता है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और माहौल पे इसका क्या असर है। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बेसिकली वो बता रहा है कि जो लिथोस्फीयर है ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड से, और लिथोस का मतलब होता है रॉकी और स्फीयर का मतलब होता है कि कोई भी जो रीजन है, जैसे ये एक रीजन है। आउटर मोस्ट जो सॉलिड आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए रॉकी प्लेनेट, के रॉकी प्लेनेट जो एक प्लेनेट है, ज़मीन अब रॉकी प्लेनेट है, तो इसके ऊपर जो आउटर मोस्ट शेल है इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो प्रेजेंट यूनिट में हम सारी चीज़ें यही डिस्क्राइब करेंगे, जो हमने मेजर टॉपिक पढ़े हैं उन सब की चीज़ों की बात करेंगे। यही सारा कुछ इसने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है अर्थ का, कंपोजिशन क्या है अर्थ के ऊपर लेयर, फिर स्फीयर में कूल डाउन, फिर लाइफ कैसे सपोर्ट हुई। देन कूलर लेयर जो है जो लाई करती है, जिसमें मोल्टन लावा है, ये यानी वोल्केनिक eruption वगैरह। देन विंड्स, ग्रेविटी, वाटर रन ऑफ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर के जो बेसिकली हैं ऑब्जेक्टिव, के स्टूडेंट इस यूनिट को पढ़ने के बाद वो ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ज़मीन की फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसमें कंपोजिशन कौन-कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। फिर हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स अर्थ पे जो है ना आइडेंटिफाई करेंगे। माउंटेन्स क्या होती हैं, प्लेन्स क्या हैं, यानी जिनको मैदान कहते हैं, प्लेटोज़, सतह मरतफा और आइलैंड्स वगैरह जो होते हैं, जो पानी से घिरे हुए होते हैं। देन अंडरस्टैंड करेंगे सिग्निफिकेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, कि सॉइल की जो है वो सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आइडेंटिफाई कर पाएंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, के रॉक्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं, इग्निशियस कौन से होते हैं, मिनरल्स। देन फिर कंप्रिहेंड कर पाएंगे इन्वायरमेंटल hazard, जिसमें माइनिंग और सॉइल ओरिजिन की वजह से जो होते हैं, जिसमें अर्थक्वेक आ सकता है। देन फिर जो है ना वोल्केनिक eruption है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो टॉपिक नंबर 1 है, सेक्शन 4.1, अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। कि अर्थ का जो सॉलिड कंपोनेंट है, यानी जो ठोस है, सख्त है, उस सारे कंपोनेंट को लिथोस्फीयर कहते हैं। और इंटरेस्टिंग है कि जी ग्राउंड अंडर ओवर फीट के हमारी पाँव के नीचे जो ग्राउंड है, हम ये सोचते हैं कि ये सॉलिड है और स्टेबल है। लेकिन ये एक इज़ अ डायनामिक स्ट्रक्चर है एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्ट्रक्चर है। ये डायनामिक है, यानी तब्दील होता रहता है। इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं। आउटर मोस्ट और जो कूल, आउटर मोस्ट कूल लाइट वेट, जो सबसे हल्की है, एंड ब्रिटल क्रिस्टल क्रस्ट, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। कि ऊपर जो जो हमें ये रॉक्स वगैरह जिसको हम मट्टी धूल डस्ट कहते हैं ना, ये इस लेयर को क्रस्ट कहते हैं। ये लेयर जो क्रस्ट वाली है यही लाइफ को सपोर्ट करती है और इसी में प्लांट ग्रो करते हैं। क्रस्ट के अंदर जो दूसरी लेयर फ्लेक्सिबल लेयर है रॉक की, फ्लेक्सिबल होती है, जो मूवमेंट करती रहती है, लचकदार है, उसको हम मेंटल कहते हैं। मेंटल जो है वो डेंसर है, डेंसर देन द क्रस्ट है, क्योंकि क्रस्ट में हमने देखा कि धूल मट्टी भी शामिल है। कंटेन क्रस्ट में, मेंटल में जो है ना वो एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। उसके अंदर सेंटर वाले पोर्शन को कहते हैं कोर। कोर जो है ना इंटीरियर ऑफ अर्थ है, ये डेंस इंटेंसली हॉट मैस ऑफ मेटल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्म मैस पाया जाता है मेटल का। मोस्ट इसमें आयरन है, जो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर जो है ना डायमीटर में फैला हुआ है। सॉलिड इन द सेंटर, और दरमियान में से ये सॉलिड है। इमेंस मैस कोर रीजन का जो होता है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड, जो सराउंड करता है, दैट सराउंड द अर्थ, जो अर्थ को सराउंड करता है। अब ये देखें, इसने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कैसे जो है ना सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम इसका कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो 40 किलोमीटर तक है। फिर आता है अंदर मोल्टन बॉल ब्लॉब्स। देन फिर जो है ना वो ओशनिक करंट है, रेडियस अर्थ, और अंदर जो है ना वो कोर है, जिसमें आउटर कोर और इनर कोर आते हैं। तो ये बेसिकली अर्थ का था स्ट्रक्चर।
अब द क्रस्ट और जो अपर मेंटल है टुगेदर कंस्टिट्यूट द लिथोस्फीयर। और अब जो लिथोस्फीयर क्या होता है कि जो क्रस्ट वाला पोर्शन है और मेंटल को उसने दो में डिवाइड कर दिया, अपर और लोअर। तो अपर मेंटल जो है वो दोनों मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो तकरीबन यानी मोटाई जो है वो 20 किलोमीटर है। और ओशन जो है जो समुद्रों में इसको 50 किलोमीटर तक होता है और ओल्ड ओशनिक रीजन में। अंडर द कंटिनेंट्स द लिथोस्फीयर इज थिकर। कंटिनेंट के अंदर जो खुश्की वाली जमीन है वहां पे थिकर होता है, मोटा होता है, और वो तकरीबन 150 किलोमीटर तक होता है। सरफेस ऑफ अर्थ जो है ना बिलो द ओशंस, ओशन के नीचे यानी सी फ्लोर के नीचे द ओशनिक क्रस्ट हैव ए कंपोजिशन समवट लाइक द मेंटल। मेंटल की तरह कंपोजिशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा सिलिकॉन होता है। कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें यानी जो समुद्रों के नीचे है वहां पे मेंटल में सिलिकॉन ज्यादा है, जबकि कंटिनेंट में बात करें तो ऑन द अदर हैंड थिकर होता है और लाइटर रीजन्स ऑफ क्रस्ट इन विच, और कंटिनेंट के नीचे जो है वो कैल्शियम और सोडियम पोटाशियम और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। तो ये जो है ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज नीचे टेबल में दिखाई गई हैं कि क्रस्ट में जो है ना वो क्रस्ट की थिकनेस 17 किलोमीटर है और इसमें जो मीन डेंसिटी है इसकी वो 2.8 है, और मास जो है ना 0.4% है। मेंटल की जो है ना बेस ऑफ क्रस्ट 2900 किलोमीटर तक है और इसमें 4.5 डेंसिटी है, और सबसे डेंस कोर है जो 10.7 डेंसिटी है उसकी, और वो यानी मेंटल के बाद स्टार्ट होता है और 6370 तक जाता है। तो अर्थ का टोटल जो रेडियस है वो 6370 है। फिर इसमें अगर बात करेंगे कॉमन एलिमेंट कौन से पाए जाते हैं, तो आयरन सबसे ज़्यादा है 33.3% होल अर्थ में। और अगर क्रस्ट में सिर्फ बात करें तो क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है जो 45.2% है। फिर सिलिकॉन आता है, फिर एल्यूमिनियम है मेटल, फिर आयरन है, देन कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और पोटासियम है। जबकि इधर बात करें तो ऑक्सीजन होल अर्थ में 33% आयरन है, ऑक्सीजन 29% है, और सिलिकॉन 15, मैग्नीशियम 13, निकल 2 और कैल्शियम 1 और एल्यूमिनियम 15 और सोडियम 0.2। तो ये बेसिकली इसके बारे में बताया जाता है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये कहा जाता है जी कि 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड जो है ना वो मटेरियल ऑफ अर्थ जो है ना मोर और लेस कंटिन्यूसली क्रिएटेड के बनाया गया है। ज़मीन का जो है मटेरियल वो तकरीबन 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और इसको मेंटेन और डिस्ट्रॉय किया जाता है फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये टूट रहा है, बन रहा है। कलेक्टिवली तमाम जो प्रोसेस इवैल्युएबल जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको उन सबको जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। अब जियोलॉजी जियो कहते हैं अर्थ को, और उसके जो है ना वो लॉजिक स्टडी, और साइकिल जो है ना वो जो पूरा साइकिल चलता है उसके बनने और टूटने का। जियोलॉजिकल साइकिल जो है ना सब साइकिल है आगे, इज अ ग्रुप ऑफ सब साइकिल विच इंक्लूड जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिसको वाटर साइकिल भी हम कहते हैं, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और आगे फिर से एक दफ़ा डिस्कस करेंगे। टेक्टोनिक साइकिल है जिसमें प्लेट्स वगैरह टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से हम ये भी कहते हैं कि अर्थक्वेक आता है वो प्लेट्स। फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल भी आता है जिसमें नाइट्रोजन साइकिल हम डिस्कस करेंगे, और बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं जी टेक्टोनिक साइकिल। तो ये है कि जी टेक्टोनिक साइकिल के बारे में अगर बात करें तो सारे सिमिलर हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो कंपोज करता है, जिसमें क्रस्ट है, आउटर क्रस्ट है, इनर मेंटल है और मोस्ट इनर कोर है। तो हम फिजिकल जो और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इन लेयर की पढ़ चुके हैं। मेंटल ऑफ अर्थ इज इन हॉट इनफ टू मूव। जो मेंटल है अर्थ के वो इतना हॉट होता है कि वो मूव करता है। तो द मूवमेंट कॉमनली कॉल्ड नोन एज टेक्टोनिक प्रोसेसेस, उन सबको टेक्टोनिक प्रोसेसेस कहते हैं। इनर जो हॉट मेटल है वो एक्सर्ट करता है इनॉर्मस प्रेशर ऑन द आउटर क्रस्ट। आउटर क्रस्ट पे वो प्रेशर कॉज करता है ब्रेकिंग ओवरलाइंग क्रस्ट इनटू द ह्यूज ब्लॉक्स, जिसकी वजह से जो क्रस्ट है वो ब्लॉक्स में जो है ना वो एक दूसरे से डिवाइड होता रहता है या मूवमेंट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, जो उसके ब्लॉक होते हैं। नीचे एक बॉक्स में मैग्मा और लावा में डिफरेंस दिया गया है कि मोल्टन और हॉट लिक्विफाइड रॉक लोकेटेड डीप बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैग्मा। कि जब ये एक तो मोल्टन होता है, पिघला हुआ होता है, और दूसरा हॉट लिक्विफाइड लिक्विड टाइप होता है। जब ये ज़मीन के अंदर होता है तब इसको हम मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब वो वोल्केनो यानी जब हम लावा कहते हैं, वोल्केनो इरप्शन यानी लावा फूटता है तो एक डीप क्रैक अकर होता है अर्थ में। तो मैग्मा जो होता है वो राइजेज़ एंड ओवरफ्लो, वो एक ऊपर ओवरफ्लो करता है, और जब ये फ्लो करता है और क्रैक पड़ता है तो ये मिक्सली होता है स्टीम और गैस के साथ, इसको तब फिर लावा कहा जाता है। ठीक है? ज़मीन के अंदर हो तो मैग्मा, बाहर आ जाए तो लावा। अब ये भी हमने सुना होगा कि टेक्टोनिक प्लेट जो है ना वो मूव करती हैं, इसकी वजह से ज़मीन के सरफेस में तब्दीलियाँ आती हैं। तो ज़मीन का जो स्ट्रक्चर होता है डिफ़ॉर्म होता है अर्थ क्रस्ट, और प्रोड्यूस करता है एक्सटर्नल फॉर्म्स सच एज़ ओशन बेसिन्स, कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन्स, और पहाड़ियाँ वगैरह बन जाती हैं या फिर
कंटेनर्स यानी बन जाते हैं, गैप्स बन जाते हैं। तो इस तरह जो है ना ये प्लेट स्लाइड करती हैं एक दूसरे की तरफ, इन सबको अर्थक्वेक कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्लेट ने ज़मीन की जो है ना वो उनकी मूवमेंट की वज़ह से अर्थक्वेक हुआ है। तो ये टेक्टोनिक प्रोसेस जो है ना इनको कलेक्टिवली टेक्टोनिक साइकिल कहा जाता है। तो ये अर्थक्वेक का एक ये भी मॉडल है टेक्टोनिक प्लेट्स वाला कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं, तो वो फिर अर्थक्वेक आता है। अब उनकी मूवमेंट के बारे में आगे 2-3 जो है ना वो स्कूल ऑफ थॉट हैं। हम जानते हैं कि अर्थ की लेयर जो है उनको लिथोस्फीयर कहा जाता है 100 किलोमीटर तक थिक है एंड लिथोस्फीयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन लिथोस्फीयर जो है ना वो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि सेवरल रीजन पे जो सेगमेंट्स या प्लेट्स होती हैं वो ब्रोकन डाउन होती हैं। इस प्रोसेस को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो हार्ड रॉकी जो शेल है अर्थ का क्रस्ट वो क्रैक्ड है 7 ह्यूज रीजन में, जिनको हम और सेवरल छोटे-छोटे पीसेस में इनको हम मार्क करते हैं। द जंक्शन बिटवीन देम, इनके दरमियान में जो जंक्शन है जो हैं वो लाइन वोल्केनीज़ आर शेकन बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से बनी हैं। तो इन सब को जो है ना कंटीन्यूअसली मोशन रिलेटिवली वन अनदर, ये एक दूसरे के लिहाज से मोशन करती रहती हैं। इन कंटिनेंट्स को दोज़ दैट कैरी कंटिनेंट्स सच एज़ द अमेरिकन, अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट्स जो है ना वो जिसमें एशिया और यूरोप के जो प्लेट्स हैं ये सारी लाई करती हैं। अब मूवमेंट ऑफ कंटिनेंट, मूवमेंट जो होती है कंटिनेंट्स या इन प्लेट्स की उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं, जो इन प्लेट्स की मूवमेंट होती है। तो बाउंड्रीज जो प्लेट्स की होती है वो जियोलॉजिकली एक्टिव एरियाज हैं, जहाँ पे कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। मेन टाइप्स ऑफ जो बाउंड्रीज हैं वो नॉन करती हैं एग्जिस्ट एज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं। डाइवर्जेंट होती है जो एक दूसरे से अवे जाती हैं, दूर, और कन्वर्जेंट होती हैं जो कन्वर्ज होती हैं, एक दूसरे के पास आ रही होती हैं। ये एक दूसरे से अवे जाती हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, जबकि ट्रांसफॉर्म फॉल फ्लॉट जो हैं वो एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं। एक लेफ्ट जा रही होती है और एक राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको हम इन तीनों को आगे डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे आता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़ अक्सर होती है जी एट ओशनिक रिज, ये जो समुद्री जो होते हैं ना वो रिज जो होती है वहाँ पे, जहाँ पे प्लेट मूव करती हैं अवे फ्रॉम वन अनदर, डाइवर्ज हो जाती हैं। ये जैसे हो रहा है। एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा रही हैं, वन अनदर एंड न्यू लिथोस्फीयर इज़ प्रोड्यूस, और एक नया लिथोस्फीयर बन रहा है। ये देखें दरमियान में एक नया। तो ओशंस आर बॉर्न एंड ग्रो वाइडर वेयर प्लेट डाइवर्ज और पुल अपार्ट। तो प्लेट जो होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं और पुल अपार्ट एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन अ डाइवर्जिंग बाउंड्री अकर्स ऑन अ लैंड ड्रिफ्ट और सेपरेशन अराइज। लेकिन जब ज़मीन पे ऐसा होगा डाइवर्जेंट, तो ज़मीन पे जो है ना दरमियान में खाली जगह बन जाएगी और वो खला बन जाएगा, जिसको हम रिफ्ट कहेंगे, दरार पड़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड दैट मास ऑफ लैंड विल ब्रेक अपार्ट। तो ये मास जो होगा वो ब्रेक अपार्ट हो जाएगा एंड लैंड सराउंडिंग द वाटर फिल द स्पेस बिटवीन देम, और उसके दरमियान में जो स्पेस होगी वो पानी से भर जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है जी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में हमने पहले ही पढ़ा कि ये ऐसा होता है कि जिसमें प्लेट टू वर्ड एक दूसरे के जो है ना वो मूव करती हैं। प्लेट्स बीनीथ द लीडिंग एज ऑफ अनदर प्लेट हियर क्रस्ट इज डिस्ट्रॉय एंड रिसाइकल बैक इनटू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसमें दोबारा जो है ना वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ बन जाता है एज़ वन प्लेट डाइव्स अंडर अनदर, तो एक दूसरे के नीचे चली जाती है। ये हो जाता है कन्वर्जेंट। ये देखें जैसे ये जा रही है, ये इसके नीचे जा रही है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकता है। तो रिसाइकिल बैक हो जाता है ऑन वन प्लेट डाइव्स अनदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज सबडक्शन ज़ोन। इसको सबडक्शन ज़ोन भी कहा जाता है। एज माउंटेन्स एंड वोल्केनोज आर ऑफन फाउंड वेयर प्लेट कन्वर्ज। तो जहाँ पे प्लेट्स कन्वर्ज होते हैं वहाँ पे वोल्केनो अक्सर निकलता है, लावा यानी फूटता है। 3 तरह के होते हैं वोल्केनो बाउंड्रीज, जिसमें ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है, जिसमें एक जो प्लेट होती है वो ओशन प्लेट होती है और दूसरी जो होती है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है। तो वो दोनों जब एक दूसरे के साथ जो है ना वो कन्वर्ज करती हैं, उसको कहते हैं ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। तो इसमें जो है ना ओवरराइडिंग करती है कॉन्टिनेंटल प्लेट लिफ्ट अप एंड माउंटेन रेंज इज क्रिएटेड, और एक माउंटेन बन जाती है जब वो कन्वर्जेंट होती है। तो दूसरे नंबर पे ओशनिक, ओशनिक जहाँ पे दोनों जो प्लेट्स हैं वो समुद्र वाली होती हैं। ओशनिक होती हैं वो एक दूसरे के जो है ना वो कन्वर्ज करती हैं और सबडक्टेड अंडर द अदर, एक दूसरे के अंदर हो जाती हैं। इन इसमें डीप ओशनिक ट्रेंच बनती है, एक खाई सी बन जाती है। ओशनिक प्लेट्स कन्वर्ज आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अंडर सी वोल्केनोज। इसमें समुद्र के अंदर जो है ना वो वोल्केनोज लावे फूटते हैं। देन कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है, जिसमें 2 कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स जो होती हैं वो आपस में मिलती हैं हेड ऑन, एक दूसरे के आमने-सामने आ जाती हैं। ये ना सबडक्टेड होती हैं, ना ही जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि ये एक दूसरे के साथ टकराती हैं। इंस्टेड द क्रस्ट टेंड्स टू फोल्ड एंड पुशेस टूवर्ड अपवर्ड और साइडवर्ड। तो जो होता है वो एक दूसरे के सामने आके या तो वो ऊपर उठ जाता है टकराने के बाद, या फिर नीचे चला जाता है।
साइडवेज हो जाता है। द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट हैज गिवन लाइक हिमालयाज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो ये जो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले हैं ये इसी वजह से बने हैं, क्योंकि जो इंडियन प्लेट्स थी और यूरेशियन यानी जो यूरोप और एशियन प्लेट्स थी वो आपस में टकराई थी। 2005 का जो अर्थक्वेक आया था आज़ाद कश्मीर में, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो जाने भी गई थी, वो इस कोलिजन की वजह से कॉज्ड हुआ था बिटवीन दीज टू प्लेट्स, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट की वजह से। नंबर 3 है जी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज तब अक्कर होती हैं जब वन प्लेट का साइड जो होता है वो स्लाइड अनदर प्लेट, एक प्लेट जो है ना जब दूसरे के साथ स्लाइड कर जाती है तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। काजिंग डैमेज टू लिथोस्फीयर, इसमें लिथोस्फीयर में ज़ाहिर सी बात है वो दोनों टकराती हैं आपस में, स्लाइड करती हैं तो टकराव आता है। देयर आर नॉट सो एज ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर मोर कॉमन एज फॉल्ट, इसको फॉल्ट भी कहा जाता है। ये एक वेरी क्लोज रिलेशनशिप होता है दो इन टेक्टोनिक साइकिल में एंड अदर साइकिल में। टेक्टोनिक साइकिल प्रोवाइड वाटर फ्रॉम वोल्केनिक प्रोसेस एज वेल एज एनर्जी टू फॉर्म एंड चेंज मैनी अर्थ मटेरियल। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो अर्थ मटेरियल है उनमें भी तब्दीली आती है। अब यहाँ तक जो सेल्फ क्वेश्चन है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर जो है ग्रीक वर्ड से निकला है। लिथो का मतलब रॉक और स्फीयर का मतलब शेल है, ज़मीन का जो हॉर्ड है। इन हाउ मेनी जोन्स कैन अर्थ बी डिवाइडेड, अर्थ को 3 जोन में डिवाइड किया गया है जी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ कोर, कोर की कंपोजिशन में कौन-कौन चीज़ें कोर की कंपोजिशन में मोस्टली मैग्मा, मेटल वगैरह पाई जाती हैं, जो हॉट मैग्मा भी होता है लो। फिर कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट में दोनों जो है ना आगे जाती हैं एक दूसरे से, और कन्वर्जेंट में जो है ना वो दोनों टकराती हैं आपस में, कन्वर्ज होती हैं। तो इसके नतीजे में जो डाइवर्जेंट है वहाँ पे खला पड़ जाता है या फिर कोई नया रॉक बन जाता है समुद्र के केस में, जबकि डाइवर्जेंट के केस कन्वर्जेंट के केस में जो है ना वो टकराती हैं तो वहाँ पे वो ऊपर मंटेन बन जाती है या साइड वे हो जाती है। जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड, यानी ज़मीन के साथ या बनावट किस तरह की है। तो बेशक ज़मीन का जो वन फोर्थ हिस्सा है यानी एक चौथाई हिस्सा ऐसा है जहाँ पे लाइफ मुमकिन है, जहाँ पे हम रहते हैं, लेकिन ज़मीन की जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जो है ना जो लोग मैप को समझते हैं, पॉलिटिकल मैप एक गवर्नमेंट देती है तकरीबन हर जो है ना एनुअली देती है, हर साल देती है, जिसमें वो बताते हैं कि जो बाउंड्रीज वगैरह होती हैं एक कंट्री की। देन फिजिकल एलिवेशन मैप पे दिखाई जाती हैं। फिजिकल एलिवेशन का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो डिफरेंट ऊंचाई वगैरह है या रोड्स वगैरह दिखाई जाती हैं। डिवीजन ये डिसाइड करती है नेचर एंड इंटरवेंशन फ्रॉम मैन, और जो है ना जो भी मैन की इंटरवेंशन होती है वो उसमें दिखाते हैं अमल दखल। क्लासिफिकेशन के लिहाज से जो है ये क्लासिफिकेशन की गई है कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स में ये है कि पूरी पहले जो है ना वो कहते हैं कि ज़मीन एक पूरा एक ही स्ट्रक्चर था। तो आस्ता-आस्ता क्या हुआ कि उसमें क्रैक्स आए तो ये चीज़ें हुई तो वो कंटिनेंट्स में डिवाइड हो गई, जिसको हम 7 कंटिनेंट्स भी कहते हैं, बरे-आज़म। दूसरे नंबर पे आता है जी माउंटेन, जो पहाड़ियाँ होती हैं, फिर आइलैंड्स हैं, वोल्केनोज़ हैं। वोल्केनोज़ जो आते हैं जी जिनको हम कहते हैं लावा, जो लावा फूटता है। देन जो है ना वो प्लेन्स एंड प्लेटोज़ यानी ये मैदान और फिर जो सतह मर्त वगैरह होते हैं। कॉन्टिनेंट्स, अब ये समझा जाता है कि ऑल्दो लार्जेस्ट जो थे ना एंड मैसेज ऑफ द अर्थ एट वन टाइम, कि एक वक़्त ऐसा था कि ज़मीन सारी कनेक्टेड थी फेयरली एक-दूसरे के साथ। लेकिन टुडे जो है ना रिगार्ड किया जाता है कि 7 लार्ज सेपरेट फील्ड लैंड मैसेज है कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ये जो कॉन्टिनेंट्स है वो टोटल एरिया बना हुआ है 57,900 स्क्वायर माइल। दे आर, इसमें एशिया जो कॉन्टिनेंट है जिसको हम जो है बरे आज़म एशिया कहते हैं, ये लोकेट करता है जी ईस्टर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इसमें, और ये इसकी जो अगर बात करें तो ये 17,400 स्क्वायर माइल्स है, यानी एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, जो ईस्टर्न और नॉर्थर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसकी जो लंबाई है वो 11,700 स्क्वायर माइल्स है। नेक्स्ट बात होती है जी नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका जो है ना वो वेस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है और ये 9,400 है। देन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है ना ये वेस्टर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में और ये 6,900 है। उसके बाद यूरोप आता है जो स्मॉल है, और सबसे जो स्मॉल है वो ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी जो है वो 3,300 तक फैला हुआ है। और जो यूरोप है ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न नॉर्दर्न में है, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ईस्टर्न और सदर्न में है। अंटार्कटिका की बात करें तो ये भी लोकेट करता है ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न में हेमिस्फीयर में, और इसकी जो है मरबा जो इसका ये रकबा है वो 5,400 माइल्स है। तो ये होगी कंटिनेंट्स की बात जिनको हम बरे आज़म कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वोल्केनो। वोल्केनो को हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं लावा फूटता है जी, जो सिंपली जो है ना वोल्केनो एक माउंटेन और हिल फॉर्म्ड क्रैक, ये ज़मीन है उसमें एक क्रैक पड़ता है और ये ऊपर उठता है लावा। इन द अर्थ क्रस्ट, और अर्थ क्रस्ट जो ज़मीन का ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें ये क्रैक अलाउ करता है कि मोल्टन रॉक जो उसके अंदर हमने पढ़ा था मैग्मा होता है, जो हॉट मटेरियल होता है वो थ्रोन आउट फ्रॉम द अर्थ, वो ज़मीन से बाहर निकलता है।
रॉक जो अर्थ के अंदर होता है उसको मेंटल कहते हैं, जो वेरी हॉट होता है, लेकिन सॉलिड ऑफ बिकॉज ग्रेट प्रेशर ऑन इट, क्योंकि जो है ना वो सॉलिड में होता है, मजबूत होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता रहता है। जब ये प्रेशर अपॉन द सेम ऑफ दिस सॉलिड रॉक इज रिड्यूस, तो जब ये प्रेशर रिड्यूस होता है तो वो एस्केप होता है रूट थ्रू एक क्रैक, कि वो उससे जमीन में क्रैक जब पड़ता है तो उसे रूट मिल जाता है, रास्ता मिलता है, तो वो फिर ऊपर आ जाता है, आउट आ जाता है बाहर। तो जब ये बाहर आता है तो ये दोबारा जब ड्राई होता है या दोबारा जब कोल्ड होता है तो रॉक बन जाता है, और इसको हम कहते हैं मैग्मा। अंदर ये मैग्मा होता है। अब जो मैग्मा होता है वो फोर्स्ड अप होता है एंड देन स्पट्स आउट ऑफ द क्रैक, और उस क्रैक से बाहर निकलता है शोले मारता हुआ। गैसेस ऑफन पॉइजनस आर आल्सो फोर्स्ड आउट, और कुछ गैसेस भी इसके साथ निकलती हैं, जो हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में ऊपर पढ़ा भी था। तो मैग्मा जब बाहर आ जाता है सरफेस पे तो इसको लावा कहते हैं, यानी जमीन के अंदर है तो ये मैग्मा है, लेकिन जब बाहर आएगा तो ये लावा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वोल्केनिक्स जो है ना रैप्ट डेफिनेटली ये डिफरेंटली जो है ना रैप्ट होते हैं, सम जो है ना क्वाइटली एंड लावा फ्लोज डाउन द साइड ऑफ द वोल्केनो एंड सम आर मोर वायलेंट। कुछ जो होते हैं वो क्वाइट होते हैं, खामोश होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं, वो रिएक्शन कर लेते हैं। ओपनिंग जो होती है टॉप ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड अ क्रेटर, तो ये जो ओपनिंग होती है इसको क्रेटर कहते हैं। सम क्रेटर्स आर फिल्ड विद वाटर एंड बिकम्स लेक सच एज क्रेटर लेक इन द ओरिजिन। तो कुछ क्या होते हैं, ये जो क्रेटर्स होते हैं वो वहाँ पे पानी भर जाता है, फिल्ड हो जाता है वाटर से, और वो फिर लेक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और जो मोस्ट वोल्केनोज हैं अकर इन द सेम एरिया, वो एक ही एरिया पे अकर करते हैं, एरिया एज टू अर्थक्वेक बेल्ट। और वहाँ पे जो है ना सेम एरिया होता है जहाँ पे अर्थक्वेक बेल्ट भी बनता है। वन सर्कल द पैसिफिक ओशन एंड द अदर इज सराउंड मेडिटेरियन एशिया एंड एशिया माइनर। तो दो सर्कल हैं, एक सर्कल जो है पैसिफिक ओशन में और दूसरा मेडिटेरियन एंड एशिया माइनर में। वोल्केनो को आगे क्लासिफाई किया जाए, एक्टिव वोल्केनो होते हैं जो रैप्ट रहते हैं और कीपिंग रैप्टिंग, यानी वो कंटिन्यूसली रैप्ट होते रहते हैं, चलते रहते हैं, आस्ता आस्ता फ्लो करते रहते हैं। दूसरे होते हैं डोरमेट, दीज आर नॉट रैप्टिंग बट कुड एट एनी टाइम। ये रैप्ट प्रॉपर तो नहीं होते रहते एक्टिव की तरह, लेकिन ये है कि कभी भी हो सकते हैं, एनी टाइम हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं एक्सटिंक्ट, कि ये कोई पास्ट के जो टाइम था उसमें हुए थे, और अब जो है ना एक्टिव ना ही एक्टिव है और ना ही रैप्ट होते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है वहाँ पे डाइवर्स लैंडस्केप है, मैनी जियोलॉजिकल जो है वंडर्स वहाँ पे देखे जाते हैं। जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ 18 मड वोल्केनोज, वहाँ पे 18 मड वोल्केनोज भी देखेंगे। इनफैक्ट जो है ना वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हाईएस्ट नॉन मड वोल्केनो है वो भी बलूचिस्तान में लोकेट है। हाईएस्ट मड वोल्केनो वो बलूचिस्तान में लोकेट है, जिसका एल्टीट्यूड यानी जिसकी ऊंचाई जो है ना वो 300 फीट है। मड वोल्केनो जो बलूचिस्तान में है वो सिर्फ लोकेटेड लैंड पे नहीं है, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम दे अपीयर एज स्मॉल टेम्पररी आइलैंड इन द अरेबियन सी, जिसकी वजह से क्या होता है कि टाइम टू टाइम कभी कभी जो है ना वक्तन फवक्तन अरेबियन सी में छोटे छोटे आइलैंड शो होते रहते हैं। 7 आउट ऑफ जो है 18 मड वोल्केनोज, 7 जो मड वोल्केनोज है फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द सेप्ट पोस्ट एज मेंशन अबव वर द रेस्ट ऑफ द 11 आर लोकेटेड। तो 7 जो है ना वो सेप्ट पोस्ट के करीब है मेंशन अबव, और जो बाकी सारे हैं वो वेस्ट बिटवीन कुछ एंड ग्वादर के दरमियान में है। ए फ्यू ऑफ नॉन वोल्केनोज लिस्टेड बिफोर, कुछ के नीचे नेम दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है नेज़ा सुल्तान। नेज़ा सुल्तान जो है वो चागी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। चागी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो है ना धमाके, एटमी धमाके भी किए गए थे और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया गया था। एक्सटिंक्ट है नेज़ा सुल्तान जो है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी अब खत्म हो गया है, लेकिन ओनली द मैग्मा चैम्बर रिमेन्स, इट लुक लाइक अ स्पेयर, वो एक स्पेयर की तरह नजर आता है, जिस तरह ये स्पेयर जो जंगों में इस्तेमाल होता था पहले पहले। फिर जबल गौरब है, जबल गौरब जो है ये भी बलूचिस्तान में है, ये मड वोल्केनो है। फिर जो है ना चंद्रागुप है, चंद्रागुप भी मड है और ये बलूचिस्तान में लोकेट है। नॉन एज चंद्राकुप, इसको चंद्राकुप भी कहा जाता है। ये वाला कहना होली बाय हिंदू, हिंदू की वजह से जो है ना इसका नाम इस तरह से रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू हैं वो पिलग्रिम आते हैं और शरीन ऑफ देवी गॉडेस हिंगलैज पे जाते हैं। फिर आज हिनगोल मड वोल्केनो, ये भी मकरान डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में मौजूद है। ये मड वोल्केनो है, लोकेट करता है हिंगोल नेशनल पार्क में। ये नॉट लोकेटेड इन द मेन रोड, सो यू विल हैव टू कंसल्ट द लोकल। तो आपको लोकल से फिर जो है ना एग्जैक्ट लोकेशन पूछने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है, लोकल लोगों से पूछना पड़ता है। तो ये हो गया कंटिनेंट्स और वोल्केनो की बात। नेक्स्ट आता है माउंटेन्स। माउंटेन्स ऐसे एरिया होता है जो ज़मीन से जो है ना लैंड अराउंड द मच हायर देन और लैंड अराउंड देम, कि ये ज़मीन है इसके ऊपर जो होती हैं जो पहाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ये टैपर होती हैं एंड से, यानी ऊपर से जो है ना बिल्कुल जिस तरह टैपर होती हैं, यानी जो गाजर की आप शक्ल देख लोगे वो जैसे आगे से टैपर होती है। ये डिफरेंट होती हैं प्लेटो से, क्योंकि प्लेटो सतह मरतफा होते हैं, प्लेटो है फ्लैट टॉप्स, क्योंकि जो प्लेटो होते हैं वो ज़मीन से वो भी ऊंचे होते हैं, लेकिन वो इस तरह होते हैं कि ये ज़मीन है तो ये प्लेटो होंगे, इनके ऊपर काफ़ी मैदान होगा ऊपर, तो ये जो है ना ये टैपर होती हैं।
माउंटेन और प्लेटो में ये डिफरेंस है। माउंटेन जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेस होती हैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वेडिंग आर्मीज़ यानी बहुत ज़्यादा जो पुराने वक़्त होते थे एंशिएंट टाइम में जो होते थे सुल्तान वगैरह या आप कह लें जो लीडर होते थे या फिर जो बादशाह होते थे वो बना लेते थे वहाँ पे अपने पैलेस वगैरह या फिर अपने जिनको आप कहते हैं फोर्ट वगैरह प्रोटेक्ट करने के लिए। माउंटेन्स के इंपॉर्टेंट रोल होती है क्लाइमेट एरिया की डिसाइड करने में क्योंकि माउंटेन जो है ना वो विंड में अहम रोल प्ले करती हैं। फिर वो विंड साइड जो होती है वो फिर हैवियर रेनफॉल विंड ड्रॉप्स और मॉइस्चर वगैरह ये सारी जो है ना इनमें माउंटेन का अहम रोल होता है। फिर एक साइड जो होती है माउंटेन की वो जिसको विंड वर्ड साइड कहते हैं वो इस हैवियर वहाँ पे रेन वाल फॉल होती है, विंड ड्रॉप्स होती है, मॉइस्चर होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो वो उसको कहते हैं लीवर्ड साइड जहाँ पे ड्राई होता है, रेन हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिट ऑन द विंड वाइड तो दूसरी साइड पे चली जाती है साइड ऑफ द माउंटेन माउंटेन्स आल्सो प्रोटेक्ट वैली फ्रॉम एक्सट्रीम इन वेदर कि जो नीचे वैलीज वगैरह होती हैं इनको ये प्रोटेक्ट करती हैं माउंटेन। माउंटेन रेंज क्या है? माउंटेन रेंज ग्रुप और चेन ऑफ माउंटेन्स होती है कि जो है ना सिंपली जा रही हैं छोटी बड़ी माउंटेन तो इस पूरे को एक चेन को जो है ना वो माउंटेन रेंज कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान में जो है ना हिमालयाज़ है, केथर है ये फिर जो है ना हाईएस्ट माउंटेन जो है ना इन द वर्ल्ड वो हिमालयाज़ है जो फॉर्म्ड है जी इंडिया और एंड द रेस्ट ऑफ द एशिया में जो यूरेशियन प्लेट की वजह से कहते हैं जी कि बन जाती है। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि यूरेशियन प्लेट जो है वो यूरोप और एशिया वाली जो प्लेट है वहाँ पे उनकी हुई कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट हुई वो फिर जो है ना वहाँ पे माउंटेन्स बन गई। पाकिस्तान में अब जो है ना केटू जो हाईएस्ट पीक है देन जो है ना फिजियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान हम देखेंगे नेक्स्ट। सम जो फेमस माउंटेन रेंज है पाकिस्तान में इसमें हिमालयाज़ है, कराकोरम है, हिंदू कुश है, सुलेमान है, टोबा काकर है, कीर्थर है और सॉल्ट रेंज है। नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो हाईलैंड है वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं मेंटेन बिल्डिंग मोमेंट एक्सटेंडेड फ्रॉम द मकरान कोस्ट से लेके इन द साउथ ऑफ द पैमियर जो प्लेटो है एक्सट्रीम नॉर्थ में वहाँ तक जाते हैं। तो नॉर्दर्न और साउथर्न वेस्टर्न जो हाईलैंड्स है वो कवर मोस्ट ऑफ द बलूचिस्तान एनडब्ल्यूपी एनडब्ल्यूएफपी और नॉर्दर्न एरियाज यानी गिलगित एजेंसी वगैरह होती हैं। अब इसमें जो ना एंटिटीज हैं पाकिस्तान जो फर्दर डिवाइड किया गया है इनको 5 जिसमें माउंटेन नॉर्थ है, फिर कोइस फैद एंड वजीरिस्तान है, सुलेमान एंड केथर माउंटेन्स है, बलूचिस्तान प्लेटोज है, पठवार प्लेटो एंड सॉल्ट रेंज है। नेक्स्ट जो आता है माउंटेन के बाद वो है प्लेन्स एंड प्लेटोस। प्लेन्स और प्लेटोस जो है ना वो डिफरेंट है फ्रॉम माउंटेन इन दैट वे मेड अप ऑफ रॉक फॉर्मेशन दैट आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं लेकिन ये फ्लैट होती हैं। अब जो प्लेन्स है यानी जो मैदान है वो तो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। फ्लैट सरफेस होता है जो मैदान का लो लेवल यानी लो लेवल है, ये ज़मीन है इसके ऊपर जो है ना वो जो मैदान है। लेकिन कोस्टल प्लेन जो होते हैं ना वो मेड अप ऑफ बिट ऑफ रॉक्स, वो रॉक्स के टुकड़ों के बने होते हैं जो जो समुंदर कैरी करता है या फिर दरिया वगैरह कैरी करते हैं सी शोर के करीब। दूसरी नंबर पे अगर समटाइम्स इनलैंड प्लेन्स भी बनते हैं जो व्हेन सीज आर लेक्स गेट फिल्ड विद कि जब कोई सी समुंदर का टुकड़ा या फिर जो लेक्स हैं वो पानी भर जाती हैं सैंड वगैरह से तो सेडिमेंट या सॉइल के तो वो पार्ट बन जाते हैं उसका और वो प्लेन में चेंज होते हैं। दूसरी तरफ अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो जो होते हैं ये प्लेटोज रेज्ड होते हैं लैंड के ऊपर और फ्लैटर टॉप होते हैं यानी ये ज़मीन है जहाँ के ऊपर जो है ना ये रेज होंगे और ये भी एक टॉप में होंगे। पुठार प्लेटो पुठार प्लेटो पुठार को स्पेल करने के ये तरीके हैं, एक तो ये है पुठवार फिर पुठार और पुठार। तो ये एक प्लेटो है जो प्रोविंस पंजाब में यानी पंजाब के सूबे में है। इसका जो एरिया है वो सोनियन जो कल्चर है उसके साथ और इसके एविडेंस जो डिस्कवरी है वो फॉसिल्स यानी जो पुरानी चीज़ें जो शहर खोदे गए थे जिसमें हड़प्पा वगैरह है मोहनजोदाड़ो उधर से मिले हैं। लोकल लोग जो हैं यहाँ के वो पुठारी बोलते हैं जो कि एक पंजाबी का डायलेक्ट है। पुठार प्लेटो जो है ना वो बाउंड किया गया है ऑन द ईस्ट बाय द झेलम रिवर कि उसके ईस्ट जो मशरक की तरफ है वो झेलम रिवर है, दरियाए झेलम है और मगरब की तरफ जो है ना वो इंडस रिवर है। नॉर्थ में जो है ना काला चिट्टा रेंज है और फिर जो है ना मार्गला हिल्स हैं एंड साउथ में जो है ना साल्ट रेंज है। ये इसके यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है इस तरह है कि इसके मशरक में जो है ना वो आता है झेलम रिवर, मगरब में आ रहा है इसका इंडस रिवर, देन जो है ना वो नॉर्थ में आ रहा है काला चिट्टा और साउथ में साल्ट रेंज। फिर जो टेरेन है वो अनड्यूलेटिंग है। काला चिट्टा जो रेंज है वो राइज करता है एवरेज 450 टू 900 मीटर्स एवरेज राइज कर रहा है और एक्सटेंड हुआ है 40-72 किलोमीटर पे। स्वान रिवर है जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द नियर बे मरी से शुरू हो रहा है और काला बाग पे जाके एंड हो रहा है जहाँ पे काला बाग डैम भी बनाने जा रहे थे तो अभी भी उस पर कंट्रोवर्सी है। फिर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, यूरियल है, वाइल्ड बोर है, चिनकारा, चुकूर, ये सारे जो है ना वो पर्कपाइन है।
मोनगूज़ है, और कलर जो है ना ब्यूटी एरिया की जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। फिर सैडली जो है ना यहाँ पे लो रेनफॉल है, इसलिए डिफ़ॉरेस्टेशन फ़ॉरेस्ट ज़्यादा का काटे जा रहे हैं। कोल माइनिंग, कोयले की जो है ना वो माइनिंग की जा रही है, कनकनी की जा रही है, गैस की एक्सप्लोरेशन की जा रही है। तो इस वज़ह से बहुत जो है ना वो वेजिटेशन डिवाइड हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको नेग्लेक्ट कर लिया गया है। तो द अंडर वाटर एरियाज़, जो अंडर वाटर एरिया हैं लेक के, उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया गया है, जिसमें रामसर साइट है, और फिर सीनिक कलार कहार है, हैव रिड्यूस्ड सो मच स्मॉलर एरियाज़ इन द पास्ट, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा एरिया जो है ना वो पास्ट में कम हो गए। तो ये तो प्लेटो। अब आइलैंड की बात करते हैं, तो आइलैंड बेसिकली होता है कि एक बॉडी है जो कंप्लीटली सराउंड की जाती है वाटर की मदद से, यानी इसके चारों तरफ जो है ना वो पानी होता है, तो यहाँ पे ये आइलैंड है। आइलैंड जो है ना वो कंटिनेंट, देयर इज़ इवन अ कंटिनेंट दैट इज़ एन आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि एक कंटिनेंट है, लेकिन वो भी एक आइलैंड ही है। आइलैंड है क्योंकि उसके इर्द-गिर्द भी पानी है। आइलैंड्स आर फॉर्म्ड इन सेवरल वेज, और आइलैंड जो है ना वो मुख्तलिफ वे से बनते हैं। अब इसमें कोई वोल्केनो का eruption होती है, तो वोल्केनिक eruption होने के बाद जो है ना वो ओशन टू द पॉइंट पीक अबव द वाटर, तो अब वाटर से जो है ना वो अबव हो जाती है, जिसकी वजह से वो दरमियान में आ जाती है और इर्द-गिर्द पानी आ जाता है। लावा कंटिन्यूस जो है ना पाइल अप, लावा जो होता है वो पाइल अप इकट्ठा होता रहता है एज द वोल्केनो एक्सपेंड्स टू द पॉइंट दैट देयर इज इनफ सॉलिड ग्राउंड टू फॉर्म आइलैंड, फिर एक सॉलिड ग्राउंड बन जाता है समंदर के दरमियान में, तो वो फिर आइलैंड बन जाता है। सम आइलैंड जिस तरह ग्रेट ब्रिटेन था, वो एक कंटिनेंट से अटैच है बट वर सेपरेटेड बाय ओरियन। ओरियन यानी जो ज़मीनी कटोवा है उसकी वजह से वो सेपरेटेड हुआ है दो लैंड मैसेज के दरमियान में। द अदर आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स, जो कोरल आइलैंड्स है फिर जो फॉर्म्ड बाय द स्केलेटल मटेरियल ऑफ कोरल पाइल्स अप ओवर ईयर्स एंड ईयर्स। तो ये क्या होता है कि वो जो कोरल्स हैं वो अ, सालों जो होते हैं ना वो इकट्ठे होते रहते हैं, तो उसके बाद वो एक आइलैंड बन जाता है। 2 टाइप्स ऑफ आइलैंड होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल और दूसरा ओशनिक। कॉन्टिनेंटल जो होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल स्ट्रक्चर लाइक द कॉन्टिनेंट नियर द आइलैंड, वो होते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल आइलैंड हैव प्लांट एंड एनिमल, इसमें प्लांट और एनिमल स्ट्रक्चर लाइक होते हैं द कॉन्टिनेंट नियर द आइलैंड, ये आइलैंड के करीब होते हैं। ओशनिक आइलैंड जो होते हैं उनमें अपने ही प्लांट और एनिमल होते हैं। ये जो ज़मीनी होता है, जो कॉन्टिनेंटल होता है, उसमें जो इर्द-गिर्द उसके कॉन्टिनेंट होता है ना, कोई पास जो दरिया-ए-आज़म होता है, उस तरह की लाइफ़ होती है। लेकिन जो ओशनिक होता है, उसकी अपनी ही ओन प्लांट और एनिमल लाइफ़ होती है। लार्ज चेन जो आइलैंड की है, वो क्लोज़ टू ईच अदर विद द सेम प्लांट एंड एनिमल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड आर्कियोपेलागो। इसको आर्कियोपेलागो कहा जाता है। इम्पोर्टेंट जो आइलैंड है पाकिस्तान में अब जो आइलैंड्स हैं, पाकिस्तान में कुछ ही आइलैंड्स हैं जिनमें से हम कुछ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नियर बाय साइट इनहिबिट जिनमें endangered animal species और more importantly possess the mangrove forest sites। जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड शेल्टर और ब्रीडिंग साइट प्रोवाइड करें नंबर ऑफ स्पीशीज को, वाटरफॉल को। पाकिस्तान में जो मैनग्रोव इकोसिस्टम है ये एक लार्जेस्ट फाउंड इन एन एरिड क्लाइमेट है, खुश्की जो क्लाइमेट पे है वो एक लार्जेस्ट फाउंड आइलैंड है। रियलाइज़ करते हुए ग्लोबल सिग्निफिकेंस इसकी लोकल कम्युनिटी जो है वो कंटिन्यू यूज़ कर रही है इसको एज़ अ फ्यूल और फूडर के तौर पे। तो अर्बन एरिया जो मैनग्रोव है वो कट अवे फ्रॉम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन द कोस्ट, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें कट किए जा रहे हैं प्लांट्स वगैरह। WFF जो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो वाइल्ड लाइफ है, उसने इनिशिएटिव टेक किया है कि वो जो इस वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह हैं उन सबको प्रोटेक्ट करेंगे और सस्टेनेबल यूज़ करेगा इस यहाँ पे रिसोर्सेज का। दूसरे नंबर पे आता है जी एस्टोला आइलैंड। एस्टोला आइलैंड जो है ना वो 25 किलोमीटर है साउथ ऑफ बलूचिस्तान कोस्ट। एस्टोला जो है ना वो लार्जेस्ट आइलैंड है पाकिस्तान में, इज 6 किलोमीटर इन लेंथ। ये 6 किलोमीटर लेंथ में है। एडमिनिस्ट्रेटिवली कम्स अंडर पसानी सब डिवीजन ऑफ ग्वादर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है पाकिस्तान डिफेंस में। फिर बाबा बीत आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट नेबरहुड ऑफ किमारी टाउन इन कराची, ये कराची सिंध में है। इसमें 3 जो है ना वो 3 स्मॉल फिशिंग आइलैंड है व्हिच इज़ इन द सेंटर ऑफ हार्बर ऑफ कराची, जो हार्बर ऑफ कराची में हैं। नेक्स्ट है जी जो पॉपुलेशन है इसकी वो 12,000 है। एरिया जो है वो नेग्लेक्ट किया गया है लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि यहाँ से सेपरेशन की गया फ्रॉम द मेन लैंड से, वो क्योंकि सेपरेट है इस वजह से नेग्लेक्ट किया जाता है। फिर बड्डू आइलैंड है जिसको डिंगी भी कहा जाता है। ये स्मॉल आइलैंड है जो लोकेटेड करता है अरबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ द कराची के साथ, सिंध यानी पाकिस्तान में। जो बड्डू आइलैंड है ये नॉन किया जाता है एज डिंगी, ये बाय लोकल फिशरमैन उसे डिंगी कहते हैं। इसको बंडाल आइलैंड भी सर्व एज अ टेम्परेरी पार्ट ऑफ लोकल फिशरमैन, क्योंकि जो ना बड्डू जो है वो और जो बंडाल है ये आइलैंड जो है ना टेम्परेरी पार्ट है लोकल फिशरमैन के लिए।
देन है जी क्लिफ्टन ऑयस्टर रॉक्स, ये एक सीरीज ऑफ आइलैंड है जो लोकेटेड है ऑफ द कोस्ट ऑफ द क्लिफ्टन नेबरहुड ऑफ कराची। कराची के नेबरहुड में इस वजह से इसको नाम दिया जाता है मनोरा, या फिर जो है ना वो मैनोरो। ये एक स्मॉल पेंसुला है जो लोकेटेड है जी जस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कराची। पेंसुला बेसिकली कहते हैं जिसकी तीन तरफ पानी और एक तरफ खुशकी हो। मनोरा इज कनेक्टेड टू द मेन लैंड बाय a 12 किलोमीटर लॉन्ग कॉजवे कॉल्ड सैंड स्पिट। इसके जो है ना वो में एक कनेक्टेड है एक लैंड के साथ जिसको कहते हैं सैंड स्पिट। प्रूफ है जी जियोलॉजिकल चेंज का, जो ओशनिक क्रस्ट की वजह से अपीयर होती हैं और डिसअपीयरेंस होती हैं सर्टेन जो आइलैंड है। मलान आइलैंड जो है ना वो एक ऑफशोर मड वोल्केनो लोकेटेड इन द अरेबियन सी 3 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द बलूचिस्तान। इट रोज आउट ऑफ वाटर ओवरनाइट इन मार्च 1990। मलान आइलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। क्या है जी कि कहता है कि 3 किलोमीटर लोकेट करता था लोकेटेड था। इट रोज आउट ऑफ द वाटर, तो पानी हुआ ऊपर आया ओवरनाइट एक रात इन मार्च 1999 में। मलान आइलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब वो मलान आइलैंड जो है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब डिफरेंशिएट मोन्टेन एंड प्लेटो, तो मोन्टेन जो है ना वो हाई होती हैं, पीक होती हैं, जबकि जो प्लेटो हैं वो होते वो लैंड से हाई होते हैं लेकिन वो ऊपर से प्लेन होते हैं। हाउ आर आइलैंड फार्म, आइलैंड कैसे बनते हैं? तो आइलैंड जो है ना वो वोल्केनिक एरप्शन या इस तरह जो है ना वो लावा ज़्यादा निकलता है, तो वो फिर मैग्मा जो है इकट्ठा होके वहाँ पे आइलैंड वगैरह बन जाते हैं। और आइलैंड बेसिकली जो है ना इसमें सराउंड जो होता है वो वाटर होता है। हाउ डू वोल्केनिक्स अरप्ट, तो वोल्केन अरप्ट जो है ना वो मोस्टली होते हैं जब प्लेट्स वगैरह जो है ना वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑन द क्लाइमेट ऑफ एरिया, माउंटेन बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पैक्ट डालती हैं, क्योंकि माउंटेन की वजह से जो है ना वो का विंड पे इम्पैक्ट डालती हैं, फिर रेनफॉल पे एरिड किसी जो है ना एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करने में भी ये इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है जी अर्थ मटेरियल, जिसमें आता है जी मिनरल्स एंड रॉक्स को। तो हम पहले ही अर्थ के डायनामिक स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं कि इसमें जो कोर क्या है, फिर मैग्मा, फिर सेंटर, देन जो है ना क्रस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं एक रिवीजन है जी के जियोलॉजिकल साइकिल क्या है। तो तमाम जो साइकिल चलते हैं, जो फॉर्मेशन होती है अर्थ मटेरियल्स की, उस सारे साइकिल्स को जो है ना जियोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है, जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें कुछ सब साइकिल आते हैं, जिसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर का, टेक्टोनिक साइकिल जिसमें प्लेट वगैरह का, रॉक साइकिल पत्थरों के बनने का, जियोकेमिकल साइकिल जिसमें केमिकल वगैरह बनते हैं, ये सारे साइकिल। इस सेक्शन में हम जो है ना रॉक्स और बेसिकली मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। अब मिनरल्स और रॉक्स हैं क्या? मिनरल जो है ना वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एलिमेंट है, सॉलिड एलिमेंट और कंपाउंड है विद अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिसमें एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, इसको मिनरल कहते हैं। ये रेगुलर इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसका एक रेगुलर इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। दूसरे नंबर पे आता है रॉक। रॉक जो है ना वो भी नेचुरली एक सॉलिड एग्रीगेट है ऑफ वन और मोर मिनरल, जिसमें एक या एक से ज्यादा मिनरल्स होते हैं रॉक। यानी पहले मिनरल है, छोटी चीज है जो ऑर्गेनिक है, सॉलिड है, एलिमेंट है, जबकि रॉक जो है ना वो मुख्तलिफ मिनरल बना के मिल के एक रॉक बनाते हैं। नेचुरली अकरिंग मीन्स नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, यानी इनको ह्यूमन ने नहीं बनाया मिनरल्स का। ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें कोल है, प्रोड्यूस कोल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, जनरली नॉट मिनरल्स। कोल वगैरह क्योंकि हम फॉसिल पढ़ते हैं कि फॉसिल फ्यूल से लिक्विड वगैरह जो है ना ये पेट्रोल वगैरह। फिर ये मिनरल मस्ट बी सॉलिड, मिनरल सॉलिड होता है। आइस इज मिनरल बट लिक्विड वाटर इज नॉट, लेकिन लिक्विड वाटर नहीं हो सकता। मिनरल जो होते हैं वो देयरफॉर नेचुरली अकरी इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है विद स्पेसिफिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। रॉक जो है ना वो एग्रीगेट होते हैं मिनरल्स और मिनरल्स के। मिनरल्स एंड रॉक्स जो होते हैं वो फाउंडेशन है फॉर मटेरियल फॉर द सॉइल, सॉइल की जो कंपोजिशन होती है उसमें ये पाए जाते हैं। अब जो मेन टू जो फंडामेंटल कैरेक्टर हैं ऑफ ए मिनरल दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द ऑल अदर मिनरल्स और इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। टू मिनरल जो है ना वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते, दो मिनरल एक जैसे नहीं हो सकते इन बोथ रिस्पेक्ट, ना ही वो केमिकल में और ना ही स्ट्रक्चर में। जैसे कि आयरन है, हम उसको एक मिनरल कहते हैं, फिर आयरन ओर्स पाई जाती हैं जो आगे उसकी कलमी शक्ल है। टाइप्स ऑफ मिनरल है, हम अंडरस्टैंड करने के लिए जो लिथोस्फीयर है पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट वी शुड बी फेमिलियर। हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो मेजर मिनरल्स की पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले आता है सिलिकेट्स। सिलिकेट जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक फार्मिंग मिनरल है। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो रॉक फार्मिंग सिलिकेट मिनरल्स हैं, जिसमें आता है क्वार्ट्स है, फेल्ड्सपेर है और फेरोमैग्नीशियम है। अब जो क्वार्ट्स है ये सिंगल मोस्ट अबंडेंट मिनरल अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जनरली हार्ड होता है, रेजिस्टेंट है, मिनरल है, कंपोज इंटायरली ऑफ
सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो क्वार्ट्ज जो होता है ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बना होता है। इट इज़ ऑफ़न व्हाइट और क्लियर, यानी साफ सफ़ेद होता है और क्लियर होता है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ आने की वज़ह से ये जो है ना इसका कलर जो होता है वो रेडिश पर्पल हो जाता है। क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट है टू नेचुरल प्रोसेस दैट लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द मोस्ट मिनरल, इट इज़ कॉमन मिनरल इन रिवर सैंड एंड मोस्ट बीच सैंड। तो ये जो रिवर सैंड है, जिन जो रेत पाई जाती है दरियाओं वगैरह में, वहाँ पे ये कॉमनली पाया जाता है क्वार्ट्ज। दूसरे नंबर पे आता है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट है, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। पत्थर बनाने में इसका बहुत अहम रोल है। अर्थ क्रस्ट में भी ये पाया जाता है। इसमें जो होता है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम पाए जाते हैं। इसका जो कलर होता है वो व्हाइट, ग्रे या पिंक हो सकता है और फेयरली हार्ड है। फेल्डस्पार्स आर इम्पोर्टेंट कमर्शियल मिनरल इन द सिरेमिक्स एंड इंडस्ट्री। सिरेमिक इंडस्ट्री में और में यूज़ होता है। सिरेमिक होता है ये जो सीड्स वगैरह होती हैं टॉयलेट में, फिर गमले वगैरह जिसके बनाए होते हैं। फेल्डस्पार जो होता है ना ये वाइट विदर और ब्रेक डाउन केमिकली टू फॉर्म क्लेज। क्लेज बनाने के लिए इसको जो है ना वो ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर एंड पे आता है जी फेरोमैग्नीशियम। फेरोमैग्नीशियम जो है ना ये मिनरल्स सिलिकेट्स का ग्रुप है, जिसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन विद आयरन कंबाइन होते हैं एंड मैग्नीशियम, तो इसलिए नाम से ज़ाहिर है जिसमें फेरिक यानी आयरन और मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। जनरली ये पाया जाता है डार्क मिनरल है मोस्ट रॉक्स में, पर्टिकुलरली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग और अरुनियन जो प्रोसेस है उनके लिए जो है ना ये करता है जी, रेजिस्ट करता है। वेदरिंग क्या होती है कि वो ही जो टॉप की लेयर जो होती है अर्थ की या फिर सॉइल की, और या फिर जो पत्थर होते हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या फिर ओरिजिन जो होती है ज़मीन की जो अ, जिसको हम कहते हैं ज़मीनी कटाव। नेक्स्ट है कार्बोनेट्स। पहले सिलिकेट से आप कार्बोनेट। कार्बोनेट जो है ना एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कार्बोनेट जो मिनरल्स हैं ये कैल्साइट होते हैं। कैल्साइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म होती है ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी की फॉर्म शक्ल के बाद फॉर्म होती है। सम जो ऑर्गेनिज्म है वो कैल्शियम का कार्बोनेट जो है ना डायरेक्टली यूज़ करते हैं बोन्स के लिए, शेल्स के लिए, और देन डिपॉज़िट कर देते हैं। जो कैल्शिएट है वो मेजर कंस्टिट्यूट हैं लाइमस्टोन और मार्बल के। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं। उसके बाद आते हैं सल्फाइड्स। सल्फाइड जो मिनरल्स होते हैं इसमें पाइराइट और जो है ना आयरन सल्फाइड्स आते हैं जिनको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। समटाइम ये एसोसिएटेड होते हैं सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से, जो पर्टिकुलर रोड, टनल्स और माइंस वगैरह जब कट करते हैं रिच इन कोल, तो यहाँ पे सल्फाइड मिनरल जो है ना प्रोड्यूस होता है। तो जब एक सरफेस वाटर या एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो मिनरल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कंपाउंड सच एज फेरिक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जो फिर एक बाद में जो है ना मेजर इशू बन जाते हैं। नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड्स के डिफरेंट मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एटमॉस्फेयर में मेटल ऑक्साइड्स बना देते हैं। ये जो मेटल ऑक्साइड है सम ऑफ ओवर इम्पोर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज अकर इन दिस फॉर्म, जैसे आयरन एंड एल्युमिनियम जो है ना वो जब रिएक्ट करेंगे तो। फिर नेटिव एलिमेंट्स हैं। लास्ट ग्रुप जो आता है मिनरल्स का जिसमें अनकॉमन नेटिव एलिमेंट्स हैं, जिस तरह गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, डायमंड्स है, दैट हैव बीन लॉन्ग सॉट एज वैल्यूएबल मिनरल, और इनको बहुत पहले से जाना जाता है कि ये वैल्यूएबल है। ये एलिमेंट जनरली जो है ना वो स्मॉल अक्यूमुलेशन में आकर आते हैं, लेकिन ओकेजनली फाउंड होते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी जस्टिफाई माइनिंग टू, ताकि माइनिंग को जस्टिफाई किया जाए। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन, के जो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उनका इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है। तो रिसोर्स जो एक्सट्रैक्शन होती है ये फिजिकल प्रोसेस ऑफ माइनिंग की वजह से निकलती है। तो माइनिंग और प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, उनको फिर सेपरेट किया जाता है फ्रॉम और आर अदर मिनरल्स के। तो ये जो एन और इज़ अ रॉक, एक रॉक होती है इन विच यूज़फुल मेटल अकर, जिसमें जो है ना यूज़फुल जो फ़ायदेमंद जो मुफीद मेटल्स होती हैं वो अकर होती हैं। स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल इज़ इनफ टू मेक माइनिंग वर्थव्हाइल। तो अगर इनकी थोड़ी-सी मिकदार भी मिल जाए तो समझ लें कि जो माइनिंग की जाती है, कौन-कौन की जाती है, वो फ़ायदेमंद साबित हो जाती है। तो एक्सट्रैक्शन सेवरल मेथड से जो है ना वो की जाती है, डन की जाती है। एनवायरमेंटली हज़ार्ड्स भी हो सकती है कि जो एक्सपोज्ड मिनरल इन देयर प्योर फॉर्म आर वाश्ड इनटू वाटर चैनल्स एंड डिपॉजिट ऑन द ग्रेवल ऑफ द स्ट्रीम्ड। टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं वो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ को। फिर इसी तरह कुछ फ्यू जो होते हैं वो मेंटेन टॉप और सरफेस ऑफ एन आर इंटायर लेवेंट हैव बीन रिमूव्ड सरफेस माइनिंग। तो सरफेस माइनिंग करने की वजह से जो है ना वो फिर इस नतीजे में बहुत ज़्यादा जो है ना स्मोक वगैरह भी रिलीज होता है जो टॉक्सिक होता है और इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है जी रॉक। तो रॉक एग्रीगेट होता है वन और मोर मिनरल का। तो जब एक विद आप रॉक इंडिविजुअल क्रिस्टल्स और ग्रेन्स आर मिक्स टुगेदर एंड हेल्प फर्मली
फर्मली फॉर्मिंग ऑफ सॉलिड मास, तो सॉलिड मास बन जाता है जिसकी वजह से पत्थर बनता है। ग्रेन जो होते हैं वो लार्जर भी हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि रॉक किस तरह बन रहा है। रॉक की अब जो है ना वो बनने की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, फिर ग्रेन साइजेस और अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन, यानी कौन-कौन से मिक्सचर हैं, मिनरल कौन-कौन से हैं, जैसे ग्रेनाइट जो है ना वो मिक्सचर है 3 मिनरल का, जिसमें क्वार्ट्ज है, फेल्डस्पार है और मिका क्रिस्टल्स है। इसी तरह ये हो गया, फिर ग्रेन का साइज़ कितना है, वो स्मॉल है या लार्ज है, और फिर अरेंजमेंट किस तरह से उनका, ये 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब डिफरेंट वैराइटीज़ जो है ना वो हम देखते हैं, रॉक्स की फॉर्मेशन टाइप देखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ रॉक जो है ना वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, यानी ये बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। जो क्रस्ट होता है अर्थ का वो कंटीन्यूअसली क्रिएट होता है, मेंटेन होता है और डिस्ट्रॉय होता रहता है, इन्फ्लुएंस बाय द इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। ये फोर्सेस जो होती है, ये टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं, ये क्रस्ट के नीचे जो है ना वो, या बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से कहते हैं। हम इनको साइकिल ऑफ क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्मेशन कहते हैं, जिसको रॉक साइकिल भी कहते हैं, यानी पत्थर बनते टूटते हैं। इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक को भी हम स्टडी करते हैं, जिसमें जो है ना मेजर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, जिसमें इग्निशियस रॉक है, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक है। इग्निशियस जो है ना वो फायर से निकला है, यानी ये ऐसे रॉक्स होते हैं जो अंडरग्राउंड फायर या फिर बनते हैं। फायर रॉक है या अबव ग्राउंड, अंडरग्राउंड ये इस वजह से ये बनते हैं जब मैग्मा जो होता है वो मेल्ट होता है, मैग्मा होता है, तो वो मैग्मा जब बिकम ट्रैप्ड इन स्मॉल पॉकेट, वो स्मॉल पॉकेट्स वगैरह में ट्रैप होता है, यानी एक जगह पे जब वो इकट्ठा होता रहता है, तो वो पॉकेट्स जो होते हैं वो स्लोली अंडरग्राउंड मैग्मा बिकम इग्निशियस रॉक, तो वो इग्निशियस रॉक बनते हैं। सच रॉक्स आर नोन एज इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। इंट्रूसिव यानी ये ज़मीन के अंदर जब बनते हैं तो। दूसरे नंबर पे कुछ इग्निशियस रॉक्स होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं वोल्केनिक इरप्ट की शक्ल में। ये जब लावा फूटता है तो उसके बाद जो बन जाते हैं, तो यहाँ पे मैग्मा जब कूल होता है तो वो बनते हैं। मैग्मा जब बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है, तो यहाँ से इग्निशियस रॉक्स जो होते हैं ये बन जाते हैं। तो इस तरह के जो रॉक्स बनते हैं उनको एक्सट्रूसिव कहते हैं। तो इंडिविजुअल मिनरल्स ग्रेन्स तो सॉलिड रॉक बन जाता है। मोस्ट केसेस में जो रिजल्टिंग ग्रेन साइज होता है वो डिपेंड करता है हाउ क्विकली द मैग्मा कूल, कि कितनी वो जल्दी कूल हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जनरली स्लो, जितना स्लो होगा वो लार्जर होंगे क्रिस्टल, क्योंकि जो है ना कोरस ग्रेन होंगे वो इग्निशियस रॉक्स आर इंट्रूसिव, अगर अंदर हूँ तो इंट्रूसिव, लेकिन वो जब वो बाहर आएंगे, यानी जमीन के अंदर हो तो इंट्रूसिव, और बाहर होंगे तो बाहर पत्थर बनेंगे तो हम उसको एक्सट्रूसिव कहेंगे। ये जैसे इसने डायग्राम में दिखाया है, ये देखें, ये इंट्रूसिव है और ये एक्सट्रूसिव है, ये जो ऊपर बन रहे हैं, अंदर अगर बन जाए तो इंट्रूसिव। कंपोजिशन की बात करें तो अदर फैक्टर जो कंपोजिशन एलिमेंट जो होते हैं इन द मैग्मा, वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कि विच मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम व्हेन द मैग्मा कूल, के जब मैग्मा कूल हुआ तो कौन से बने। इसी तरह कंपोजिशन जो इग्निशियस की होती है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली रिलेटेड मैग्मा के। इसीलिए जो बसाल्ट है वो अगर मैग्मा इरप्ट हुआ है सरफेस पे इन द फॉर्म ऑफ लावा और गैब्रो, इफ द मैग्मा इज कूल इनसाइड द मैग्मा, तो अगर मैग्मा जो है ना वो इनसाइड उसके अंदर चैम्बर के अंदर हुआ एंड डज नॉट इरप्ट और बाहर ना निकले, तो वो फिर बेसाल्ट या गैब्रो बनता है, जो टू तरह के रॉक बनते हैं जो टेक्सचरली जो है ना वो डिफरेंस होते हैं, लेकिन कंपोजिशन उनकी सेम होती है। सर्टेन केसेस में क्या होता है कि कुछ रॉक्स जो होते हैं वो सबडक्टेड होते रहते हैं बैक इनटू द अर्थ क्रस्ट ड्यूरिंग द टेक्टोनिक साइकिल, टेक्टोनिक साइकिल में वो कम होते रहते हैं। उनकी जो कंप्रेशन और सबडक्शन होती है वो जनरली डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहलाती है, जिसमें ग्रेनाइट आता है। सेडिमेंट्री रॉक से सेडिमेंट्री होता है कि सेडिमेंट्स बनते रहते हैं, कि मिलियंस ऑफ ईयर या थाउजेंड्स होते हैं, कि जो पीस लिटिल पीस होते हैं अर्थ के या अर्थ क्रस्ट के, वो इरोडेड होते रहते हैं और ब्रोकन डाउन और अवे बाय विंड एंड वाटर, तो वो फिर जो है ना वॉर्न अवे, पानी और जो है ना हवा की वजह से होते रहते हैं, तो उनके जो बिट्स होते रहते हैं वो वाश डाउन स्ट्रीम और एक जगह पे सेटल होते रहते हैं बॉटम में किसी लेक ओशन की। तो जब वो एक डिपॉजिट होते रहते हैं एक जगह, डिपॉजिट होने के बाद जो है ना वो फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ये लेयर्स बनती रहती हैं आस-पास से जमा होने की वजह से, इनको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, वो जमा होके बना देते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को जो है ना सेकेंडरी रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि ये अक्युमुलेशन होती है स्मॉल पीसेस, या जो पहले जो पत्थर थे वही टूट-टूट के आस्ता-आस्ता ये बन जाता है, रेत वगैरह इकट्ठे होके। अब इसमें जो है ना मेन 3 मेन टाइप्स हैं, जिसमें क्लास्टिक है, केमिकल है और ऑर्गेनिक है। क्लास्टिक होती है जिसमें क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स अक्युमुलेट होते हैं क्लास्ट, जिस तरह लिटिल पीसेस जो ब्रोकन रॉक के होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, पाइल अप, और वो टाइम के साथ कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। दूसरे होते हैं केमिकल, ये वो होते हैं जो फॉर्म व्हेन स्टैंडिंग वाटर एवापोरेट, जब स्टैंडिंग वाटर एवापोरेट होता है तो वो डिसॉल्व मिनरल को पीछे छोड़ जाता है। ये जो कॉमन एरिड लैंड होती है, जहाँ पे सीजनल लेक जो है ना क्लोज डिप्रेशन हो जाती हैं और थिक डिपॉजिट बन जाते हैं सॉल्ट और जिप्सम के पीरियड के साथ, उनको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक एनी एक्युमुलेशन जो होती है वो की भी डेब्रिस वगैरह या कॉस्ट होता है ऑर्गेनिक प्रोसेस की, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना कैल्शियम
शेल्स वगैरह होते हैं, ज़िंदा चीज़ों के बोन्स और टीथ्स वगैरह, ये मिलकर जो है ना ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फ का मतलब होता है शेप। तो मेटा का चेंज के वो जो फॉर्म जो रॉक्स की आस्ता-आस्ता चेंज होती रहती है, वेदर इट इज़ इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक के दोनों हैं, उनमें जो आस्ता-आस्ता टाइम के साथ तब्दील आती रहती है, वो मूव होते रहते हैं एनवायरनमेंट की वजह से। तो ये सारे जो है ना वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं, जैसे मार्बल है। नेक्स्ट जो मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी आगे जो है ना वो लेयर के लिहाज से लेयर भी हो सकते हैं और नॉट लेयर भी। लेयर वाले जो होंगे उनको फोलिएटेड कहते हैं और जो नहीं लेयर वाले होंगे उनको नॉन फोलिएटेड कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी डायरेक्शन और टाइप ऑफ प्रेशर सब्जेक्टेड। अगर प्रोसेस ऑफ लेयरिंग विद मेटामॉर्फिक इज कॉल्ड फोलिएशन, जिसको लैटिन वर्ड फोलिया से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है लीव्स यानी पत्ते की तरह के। तो ये रॉक जो होते हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं वन एक्सिस दैट इज द इन वन डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन में होते हैं। ये काज करते हैं जी प्लेटी स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होती है अलोंग एक्सिस परपेंडिकुलर द फोर्स। फोर्स के जो है परपेंडिकुलर ये होते हैं। स्लेट इसकी एग्जांपल है। स्लेट जो है वो एक फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है जो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम शेल। फॉर्मेशन जो मार्बल की है वो भी लाइमस्टोन और जो है ना सिलिकेट्स कैल्साइट्स की वजह से होती है, जिसमें जो है ना सेडिमेंट्री रॉक्स ये सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब इनके पड़ता है तो ये बनती है। पाकिस्तान जो नॉन है वो ओनेक्स के लिए नॉन किया जाता है, जो हाई क्वालिटी पे डेकोरेटिव मार्बल है जो यूज़ किया जाता है, जो आज़ाद कश्मीर नॉर्दर्न जो एरियाज हैं वहाँ पे पाई जाती है। ग्रेट वैरायटी ऑफ जो है ना पेरेंट रॉक्स टाइप जो है ना वो पाकिस्तान में पाई जाती है, जिसमें एक्सर्ट कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पर। थ्री टाइप्स है जो है ना वो रॉक्स पाकिस्तान में पाई जाती हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। हिमालय रीजन में फिर कॉमन रॉक्स टाइप्स पाई जाती हैं। मेटामॉर्फिक जो होते हैं वो जेनेसिस, स्लेट्स, क्वार्टाइज और मार्बल वगैरह। रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल में जो है ना 3 टाइप्स हमने रॉक्स पढ़ लिए हैं। अब उनको विजुअलाइज़ करने के लिए हम जो है रॉक साइकिल को समराइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो है ना कूलिंग टोन होता है मैग्मा, अगर वो अर्थ के अंदर हो जाए तो उसको इंट्रूसिव रॉक कहेंगे, इग्निशियस रॉक्स। और अगर वो बाहर हो, इरप्शन हो तो फिर एक्सप्लोसिव कहेंगे। नेक्स्ट इग्निशियस रॉक जो होते हैं वो कुछ फोर्सेस और ग्रेविटी के अंदर जाती हैं, अंडर जो है ना वो होती हैं और पीसेस में टूटती रहती हैं और एक जगह पे जमा होकर लेयर्स में, उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फिर इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, वो आस्ता-आस्ता उनके शेप में तब्दीली होती रहती है, उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है ना वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब उन पे पड़ता है तो वो दोबारा लिक्विफाई होके प्लाइबल यानी मैग्मा में तब्दील हो जाती है। तो ये पूरा जो है ना साइकिल है, जिसमें क्या हुआ कि मैग्मा अंदर से निकला, मेल्ट होने के बाद वो इंट्रूसिव बना, इंट्रूसिव से वो एक्सट्रूसिव भी बन सकता है बाहर निकल के। एक्सट्रूसिव के बाद वेदरिंग वगैरह हुई तो वो दोबारा जो है वो सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री से दोबारा वो मेल्ट होने के बाद जो है ना अगेन बन जाता है मैग्मा। तो ये था। इसमें से क्वेश्चन क्या है कि रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनते हैं, यानी वो आस्ता-आस्ता जो तब्दीलियाँ होती हैं ओरिजिन की वजह से। फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मिनरल्स के दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर मिनरल्स। तो फीचर मिनरल्स के जो है ना वो उसकी कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, उसके साइज को, और उसमें साइज कितना है। व्हाट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं एनवायरनमेंट को वो एक्सक्लूसिव। फिर डिफरेंशिएट करके इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव। अगर मैग्मा अंदर रिलीज हो अर्थ के तो वो इंट्रूसिव रॉक्स बनेंगे, और अगर बाहर हो तो एक्सट्रूसिव जो है ना वो इग्निशियस रॉक्स बनेंगे। नेक्स्ट है सॉइल्स एंड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। के सॉइल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो पीपल बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉइल पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि सॉइल जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों की लाइफ में। फिर सॉइल ज़रूरी है, प्लांट जिसमें ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए ज़रूरी है, ह्यूमन काइंड के लिए। तो फूड वगैरह, शेल्टर, हर चीज़ जो है ना वो सीवेज, रिवर, स्ट्रीम्स वगैरह, वाटर सब कुछ सॉइल में मौजूद है। तो इसलिए जो है ना वो मोस्ट जो सिविलाइज़ेशन थी वो डिपेंड करती थी सॉइल से बनी हुई वुड पे। इसी तरह जो है ना इरिगेशन सिस्टम और रिवर वैलीज़ वगैरह जो है ना वो अ, तमाम चीज़ें जो है ना वो डिपेंड करती हैं। फर्टाइल लैंड्स, टॉप सॉइल जो होती है ना, और सॉइल की रूइन, टॉप सॉइल लॉस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें सॉइल की उसने पहले इम्पोर्टेंट लिखता है वो, जब क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली जो है ना वो कहता है कि सॉइल जो होती है ना वो टू द एवरेज होम ओनर आस गुड सॉइल इज़ रिच, डार्क एंड क्रम्बी एज़ अपोज्ड टू द हार्ड क्ले। कि जो अच्छी सॉइल होती है वो एक तो रिच डार्क होती है, उसका कलर भी डार्क होता है, जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम फिर जो है ना वो डर्ट इज़ सॉइल आउट ऑफ प्लेस। डर्ट जो धूल होती है ये भी एक सॉइल का हिस्सा है, लेकिन क्या होता है कि अपनी जगह से ये मिसप्लेस हो जाती है, धूल बन जाती है। फिर जो है ना इसी तरह हम फिज़िकल यहाँ पे करैक्टरिस्टिक देखेंगे कि सॉइल की फिज़िकल करैक्टरिस्टिक बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसमें क्रॉप्स वगैरह और प्लांट्स वगैरह ग्रो करने के लिए। मिनरल सॉइल्स क्या होती है? सॉइल वो सॉइल जिसमें मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक पार्टिकल, जिसमें मैटर, एयर और वाटर जो है ना, डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर हो, उसको मिनरल सॉइल कहते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद हम जो है ना वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें सॉइल की पता होनी चाहिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल जेनेसिस यानी कि सॉइल बनती कैसे है, ये फिनोमेना। अब मेन जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो होता है वेदरिंग और ब्रेक डाउन ऑफ पेरेंट मटेरियल। क्योंकि पेरेंटली बनी हुई ये चीज़ें, तो उनकी जब वेदरी वो आस्ता-आस्ता घिसती रहेंगी, जब ब्रेक डाउन होती रहेगी, तब बनेगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर मटेरियल, जो वेदर मटेरियल है, जो एक रॉक है उसके ऊपर से जो मटेरियल है वो उतर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट जो होगा वो डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, तो एक लेयर की शक्ल में जो है डिपोजिशन हो जाएगी, वो भी सॉइल बनेगा। सॉइल के फॉर्मेशन की बात करें तो सरफेस जो होता है रॉक का, जो ऊपर यानी पत्थर हमने पढ़े हैं कि पहाड़ जो होते हैं वो जो एक्सपोज होते हैं, आस्ता-आस्ता पानी और हवा की वजह से वो ऊपर से वेदर होते रहते हैं, घिसते रहते हैं। ये जो वेदरिंग मटेरियल होता है रॉक का, ये दोबारा जो ना रिगोलिथ कहलाता है। ये फ्यू सेंटीमीटर तक शॉलो, जो सेवरल मीटर थिक होता है। तो ये अंडरलाइंग रॉक्स और मे हैव बीन ट्रांसपोर्टेड, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे पानी और विंड के साथ तो जमा होके जहाँ जो बना देते हैं एक हायर ऑर्गेनिक मैटर का, जहाँ पे प्लांट्स रूट जो होते हैं वो कंसंट्रेट करती हैं। तो इस लेयर के अंदर न्यूमरस सॉइल ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट और अर्थवर्म ग्रो करते हैं। ये सॉइल ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होने के बाद ऑर्गेनिक मैटर फर्दर मॉडिफाई होती है, तो अपर लेयर मॉडिफाई होने के बाद ये कैन के लिए ये एक डार्कर नजर आती है और फर्टाइल लैंड बन जाती है, जिसमें जो है ना वो colored layer divide of organic matter below इस these layers are called horizons। इन layers को horizon कहते हैं। बायोकेमिकली वेदर और प्रोडक्टिव जो रिगोलिथ है, हैव डिस्टिंक्ट लेयर्स और होरिजन इज कॉल्ड द सॉइल, और जो डिस्टिंक्ट लेयर एक बन जाती है ऊपर, उसको सॉइल कहते हैं। सॉइल का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से सोलम से निकला, जिसका मतलब होता है सॉइल। अब जो हॉरिज़ॉन है ये, यानी बोथ द हॉरिज़ॉन टुगेदर आर नोन एज़ सोलम। सोलम जो है ना उसको, इसका मतलब होता है सॉइल। अब हॉरिज़ॉन थे कौन से? इसमें इंडिविजुअल लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल का हॉरिज़ॉन। अब हम बात करते हैं जी फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है सॉइल फॉर्मेशन को। जो फैक्टर करते हैं क्लाइमेट, पर्टिकुलरली वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है। लिविंग ऑर्गेनिज़्म, बोरोइंग लिविंग ऑर्गेनिज़्म है या कौन से ऑर्गेनिज़्म है? कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज़ करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बोरो वगैरह करते हैं, यानी सुराख वगैरह करते हैं। फिर नेचर ऑफ पेरेंट मटीरियल किस तरह का वहाँ का, टोपोग्राफी वहाँ की उस जगह की, ये जियोग्राफी यानी उस जगह की सॉइल किस तरह की है। फिर कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ पेरेंट मटेरियल एक्सपोजर, और पेरेंट मटेरियल एक्सपोजर का टाइम कितना है। अब सबसे पहले क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है, फैक्टर वो डिटरमिन करता है नेचर किस तरह की होगी, वेदरिंग डाटा करके किस तरह की। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल और फिजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस रिस्पांसिबल फॉर सॉइल डेवलपमेंट के। सॉइल डेवलपमेंट में जितने प्रोसेस इन्वॉल्व में, टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन होते हैं यानी बारिशें वगैरह, ये सारी वहाँ पे डिसाइड करती। तो 10 सेल्सियस अगर इंक्रीज होता है तो वो बायोकेमिकल जो रिएक्शन है वो भी डबल हो जाते हैं, यानी अगर गर्मी ज़्यादा होती है या टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होता है वो। फिर इसी तरह जहाँ पे वेजिटेशन होती है वो भी डिपेंड करती है, जो वहाँ का वेजिटेट यानी प्लांट्स वगैरह लाइफ, जो प्लांट की लाइफ होती है वो भी वहाँ की सॉइल फॉर्मेशन को डिपेंड करती है। देन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर अक्मुलेशन होता है, न्यूट्रिशन साइक्लिंग होती है, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी आती है, तो ये भी इनहेंस करते हैं एक्टिविटीज़ को ऑफ द ऑर्गेनिज्म सॉइल में। वेजिटेशन कवर जो होता है वो भी रिड्यूस करता है नेचुरल सॉइल को, और इनको ये जो ज़मीन की कटाव होता है उसको वो कम करती है। फॉरेस्ट वेजिटेशन, ग्रास लैंड, ये चीज़ें जो है ना वो फिर फॉरेस्ट एरियाज़ में जो है ना वो हायर देन दैट ऑफ द जनरली। ग्रास लैंड जो होती है वो फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा होती है। वहाँ पे डार्कर कलर होता है, एंड फिर जो है ना वहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उस सॉइल की ज़्यादा होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी सॉइल फॉर्मेशन को जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तमाम जो नेचुरल वेजिटेशन है जिसमें ट्रीज़, ग्रासेस वगैरह, यानी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, वो उसकी वजह से जो सॉइल है वो ड्रास्टिकली उसकी एक तो फर्टिलाइज़ेशन कम हो रही है, फर्टिलाइज़र्स उसकी वजह से कम हो रहे हैं, और फिर जो है ना वो तबाह भी हो रही है, और उसकी क्वालिटी भी ये कम हो रही है, फेड हो रही है। पेरेंट मटेरियल जो है ना वो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस करता है। इसमें सॉइल टेक्सचर है, सॉइल का टेक्सचर किस तरह के, कौन-कौन से जो है ना मटेरियल उसमें पाए जाते हैं। फिर जो है ना सैंड है, लूमी है, कौन-सी है,
पेरेंट मटेरियल इन्फ्लुएंस करता है, सॉइल टेक्सचर हेल्प करता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर की, कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, सैंडी सॉइल है या फिर जो है ना लूमी सॉइल है। फिर एस्टिक और बेसिक उसकी जो एसिडिटी है वो भी डिपेंड करती है। टोपोग्राफी रिलेट करती है कि कन्फिगरेशन ऑफ लैंड सरफेस एंड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन स्लोप एस्पेक्ट। टोपोग्राफी यानी उसकी ऊंचाई कितनी है, फिर जो है ना वो एलिवेशन स्लोप एस्पेक्ट, और ये उसमें स्लोप कितनी बनती है और उसके एस्पेक्ट वगैरह। टोपोग्राफी जो है ना वो हैजन आर स्लो डाउन सॉइल फॉर्मेशन, ये जो है ना वो स्लो डाउन का जो सॉइल की फॉर्मेशन है। स्मूथ फ्लैट एरिया में जो होता है वहाँ पे वाटर रिमूव किया जाता है स्लो रेट में। देन इन हिली एरियाज में, हिली एरियाज में क्या होता है कि वाटर रिमूव रनिंग तेजी से करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिमूव कर देता है जो सरफेस सॉइल होती है और प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ डीपर सॉइल प्रोफाइल को। फिर जो है लेंथ ऑफ टाइम भी डिपेंड करती है कि जिस टाइम के लिए जो है जितने मुद्दत के लिए कोई चीज़ जो है वो सब्जेक्ट करती है। अगर ज़्यादा देर तक वाटर रहे ज़्यादा देर तक तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। सॉइल को प्रोफाइल की बात करें तो लेयर जो है या होरिज़ोन है वो डेवलप करता है, डिस्क्राइब गिव गिव राइज टू द नेचुरल बॉडीज कॉल्ड सॉइल, जिसको सॉइल कहते हैं। अब ये जो अर्थ सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो सीक्वेंस के साथ जो है ना होरिज़ोन में डिवाइड की जाती है। ए वेरी कल जो है ना वो एक्सपोजर ऑफ दीज ओरिजिन इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, इसको सॉइल प्रोफाइल भी कहा जाता है। जो जो ओरिजिन है इनको जो है ना वो 5 ओरिजिन है और इनको OAEBC से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो ओ ओरिजिन है उसमें जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, ओ से ऑर्गेनिक यानी लेयर है दैट फॉर्म द मिनरल सॉल्ट, जहाँ पे मिनरल सॉइल बनता है। ओ ओरिजिन में जो है ना मोस्टली ये डेड प्लांट और एनिमल से अखज़ की जाती है, डिराइव की जाती है। दूसरे नंबर पे आता है ए ओरिजिन में मोस्टली जो है ना मिनरल ओरिजिन है जिसमें स्ट्रॉन्ग पार्शियली डिकम्पोज जो आर्गेनिक मटेरियल वगैरह पाए जाते हैं, और ये लेस डार्कर है, लो डार्कर कलर होता है। ई ओरिजिन में जो है ना मोस्टली आर दोज ऑफ मैक्सिमम लीचिंग वेयर अकोमोडेशन, जहाँ पे आयरन यानी मेटल्स वगैरह जो है वो पाई जाती हैं। ई ओरिजिन में जो है ना वो लाइटर इन कलर होती है देन द ए ओरिजिन से। देन आता है बी ओरिजिन में जो है ना वो अक्मुलेशन होती है ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस फ्रॉम अबव एंड इवन फ्रॉम बिलो, कुछ नीचे से लिए जाते हैं और कुछ ऊपर से, दोनों मिल के जो है ना वो बी ओरिजिन बनाते हैं। फिर जो है ना इसमें ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, यानी वाटर होता है, नमी होती है, ऑक्साइड्स आयरन्स और एल्युमिनियम के पाए जाते हैं इसमें इस हॉरिजॉन में। सी जो हॉरिजॉन होता है, सी में जो है ना वो लीस्ट वेदरिंग बहुत कम होती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह जो है ना वो पाए जाते हैं। इसको सॉलम भी कहा जाता है, सॉइल। इसमें जो है ना वो मोस्टली ये पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और प्रोसेस इफेक्ट करते हैं हॉरिजॉन को अबव इट। फिर जो है ना इसमें ज़ोन्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है जी और हॉरिज़न जो है ना वो अमॉन्ग विद लिटिल एविडेंस ऑफ वेदरिंग, जहाँ पे भी जो है ना वो वेदरिंग बहुत कम होती है जो और हॉरिज़न है। फिर जो है ना अमॉन्ग द इम्पोर्टेंट होराइज़न फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कैन बी कंसिडर्ड इन दिस सेक्शन, सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल टेक्सचर क्या होता है जी, जिसमें साइज ऑफ इंडिविजुअल मिनरल्स पार्टिकल्स के जो मिनरल पार्टिकल सॉइल बनाते हैं उनका साइज डिपेंड करता है। उसमें वेरियस साइज़ के पार्टिकल आ सकते हैं, और स्ट्रक्चर होता है कि उनकी जो अरेंजमेंट होती है सॉइल पार्टिकल्स के ग्रुप्स और एग्रीगेट में। सॉइल टेक्सचर की बात करें तो यहाँ पे साइज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। सॉइल टेक्सचर साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, अब जो साइज होता है पार्टिकल्स का मिनरल का वो चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर एक सैंडी सॉइल आप देखें जिसमें सैंड जिसको हम रेत कहते हैं तो वो उसके जो है वो सैंडी ही रहेगी। इसी तरह जो क्ले सॉइल होती है वो क्ले ही रहती है। तो इसी तरह जो प्रोपोर्शन है साइज ग्रुप का वो गिवन सॉइल में ये जो टेक्सचर होता है वो इजीली अल्टर उसको आप तब्दील नहीं कर सकते, और उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी, यानी वो जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो सेम ही रहती हैं। तो मिनरल्स पार्टिकल जो सॉइल के होते हैं वो साइंटिस्ट स्टडी करने के लिए उनको सबसे पहले सेपरेट करते हैं कि एक सॉइल में जो है उनको उनके साइज के लिहाज से छोटे और फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, उन सबको अलग करते हैं वो साइज के लिहाज से। तो जो एनालिसिस करते हैं प्रोसीजर बाय विच पार्टिकल्स आर सेपरेटेड इज कॉल्ड पार्टिकल साइज एनालिसिस, और जिसकी मदद से वो साइज के लिहाज से पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं उसको पार्टिकल साइज एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है जी पार्टिकल साइज एनालिसिस। तो जो पार्टिकल साइज एनालिसिस होता है इसमें बेसिकली ये इस सीव की मदद से किया जाता है, टू मैकेनिकली। सीव बेसिकली कहते हैं जो छलनी होती है जिसमें हम आटा वगैरह जो है ना वो सीव करते हैं, फ्लोर को जो है ना वो जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि वो छलना या छानना।
तो फिर जो वेट होता है ईच सेपरेट जो एलिमेंट जो भी एलिमेंट होता है या जो पार्टिकल होता है वो उसका सेपरेटली उसको वेट को मेजर कर सकते हैं। आप उसको अलग कर सकते हैं और फिर आप देखते हैं कि वो कैसे जो होता है ना उसका रेट क्या है कि पानी में या सस्पेंशन में सेटल होने का, कि अगर आप उसको पानी में देखते हैं तो कितनी देर में वो पानी में सेटल होता है। फिर उसने बताया कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है या ये जो इसमें एक सिंपल रूल बताता है जिसको स्टोक्स रूल लॉ कहते हैं, जिसकी मदद से वो बताता है कि ये जो पार्टिकल होता है उसका जो सेटलिंग टाइम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस। तो ये देखें यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू के कांस्टेंट है और आर रेडियस स्क्वायर है। ये स्टोक्स लॉ कहलाता है। फिर ये जो परसेंटेज होती है स्टोक लॉ की मदद से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टेक्सचर क्लास उसमें सैंडी सॉइल है, सिल्ट है या फिर लूम है। अब जो फिजिकल नेचर है ऑफ सॉइल उसको आप सेपरेट करके सबसे पहले आते हैं कोरस फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं। फ्रैगमेंट की रेंज होती है वो 2 to 75 मिलीमीटर्स होती है और वो 3 भी हो सकती है। तो अलोंग द ग्रेटेस्ट डायमीटर जो सबसे बड़ा डायमीटर होता है वो ग्रेवल और पेबल जिनको हम छोटी छोटी कंकरियां कहते हैं उनकी, जिनकी रेंज 75 माइक्रोमीटर से 3 to 10 से लेकर 75 मिलीमीटर तक होती है, जिनको कॉबल्स कहते हैं। अगर वो राउंड हो तो कॉबल्स कहते हैं और फ्लैग्स हों फ्लैट हो तो फ्लैग्स कहते हैं। और these more than 250 मिलीमीटर अक्रॉस आर कॉल्ड स्टोन्स और बोल्डर्स। तो अगर 250 मिलीमीटर यानी या इससे बड़े हैं तो फिर उनको आप स्टोन्स कहते हैं। तो ये बेसिकली हो गया कोरस फ्रैगमेंट्स का। दूसरा होगा सैंड या ग्रेवल जिनको हम रेत कहते हैं। तो ये राउंड हो सकते हैं, इरेगुलर शेप हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि एब्रेशन दे हैव अंडरगोन के अंडरगोन जिस प्रोसेस के थ्रू वो अंडरगोन हुए हैं, जिस प्रोसेस का जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ा है उस पर डिपेंड करता है। इनको अनलेस कोटेड विद क्ले एंड सच पार्टिकल्स आर नॉट स्टिकी इवन व्हेन वेट। तो ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि रेत वगैरह के जब अगर ये वेट ना हो तो ये स्टिकी भी नहीं होते, चिपकते भी नहीं है। इनको आप मोल्ड भी नहीं कर सकते, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में भी नहीं चेंज कर सकते। देयरफॉर आर नॉट, ना ही ये प्लास्टिक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है इस तरह की लैंड की जो सैंड ग्रेन होते हैं वो लो होती है। आप पानी डालेंगे रेत में तो वो पानी नीचे तक चला जाएगा क्योंकि वो वाटर नहीं होल्ड कर सकते। सॉइल जो होती है ना वो डोमिनेटेड बाय सैंड और ग्रेवल प्रोसेस गुड ड्रेनेज एंड एरेशन बट मे बी ड्रॉट प्रोन। तो ये जो इस तरह रेतली मिट्टी जो या रेतली जमीन होती है वहां पे जो है ना गुड ड्रेनेज यानी पानी इजी से गुजर जाता है और एरेशन हवा भी, बट मे बी ड्राउट प्रोन, लेकिन वहाँ पे खुश्की रहती है क्योंकि वहाँ पे पानी उसकी जो है ना स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है। उसके बाद आती है सिल्ट। सिल्ट पार्टिकल जो होते हैं वो सैंड और जो क्ले सॉइल है इसके दरमियान में पाए जाते हैं। इसके दरमियाना साइज होता है इनका। इरेगुलर होते हैं, इनकी कोई शेप वगैरह नहीं होती, डाइवर्स हैं शेप में। सेल्डम स्मूथ और फ्लैट, स्मूथ भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं। सिल्ट जो है ना एसेंशियली माइक्रो सैंड, माइक्रो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं जिसमें क्वार्ट्स वगैरह आते हैं जनरली। ये जो डोमिनेंट मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं सिल्ट में। यूजुअली ये जो है ना एडहेरिंग फिल्म ऑफ क्ले होती है, एडहेरिंग यानी चिपकने वाले होते हैं। कोहेजन स्टिकनेस होती है इनमें, आपस में भी चिपके होते हैं। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और इनके एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं चीज के साथ, चिपक जाते हैं। बट मच लेस देन द क्ले सेपरेट, और इससे भी ज्यादा के क्ले के सेपरेट जो है ना क्ले में ज्यादा ये कैपेसिटी होती है। Surface to be compact and crusty unless it is supplemented by the amount of sand, clay and organic matter। तो ये जो है ना सॉइल सरफेस में ऊपर जो है ना क्रस्ट को कम्पैक्ट बनाते हैं, अनलेस शर्त यह है कि इसमें जो है ना वो सैंड, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर भी मिक्स हो। नेक्स्ट है क्ले। सरफेस एरिया जो पर यूनिट होता है मास ऑफ क्ले इज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल साइज बहुत साइज होता है। फाइन कोलाइडल क्ले जो होता है ना वो अबाउट 10,000 टाइम जो है ना ज़्यादा सरफेस एरिया उसका होता है एज द सेम वेट ऑफ मीडियम साइज सैंड। जबकि उसी के साइज की जो है ना अगर सैंड के कंपेयर किया जाए तो क्ले का वेट जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, गैस वगैरह जो है ना अट्रैक्शन होती है इसकी तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं क्ले की तरफ, यानी हाई स्पेसिफिक सरफेस ऑफ क्ले इज सिग्निफिकेंट इन डिटरमिनिंग सॉइल प्रॉपर्टीज, वो सॉइल प्रॉपर्टीज को भी डिटरमिन करने में हेल्प करता है। क्ले पार्टिकल जो होते हैं वो शेप में वेरी होते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं या फिर राउंड हो सकते हैं। तो क्ले जब वेट होती है तो वो स्टिकी और प्लास्टिक हो जाती है, इजीली आप उसको मोल्ड कर सकते हो, जैसे ये कलर वगैरह जिसको हम कहते हैं कलरी। तो क्ले जिस सॉइल में प्रेजेंट हो वहाँ पे सॉइल फाइन टेक्सचर होता है, स्लो वाटर होता है,
एंड एयर मूवमेंट, वाटर और एयर की मूवमेंट जो होती है ना वो स्लो होती है, क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा कोहेजन होती है उनमें, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल टेक्सचर की क्लासेस की बात करें तो 4 डिफरेंट साइज पार्टिकल्स के लिहाज से जो है ना उनकी क्लासेस की जाती हैं, कि सॉइल जो है ना 4 डिफरेंट पार्टिकल्स की कंपोज की हुई है। हम जो है नीचे टेबल में उसको देखते हैं। नंबर 1 पे आता है सैंड। जो है ना सैंड की बात करें तो ये इसमें ये जो सॉइल होती है इसमें छोटे-छोटे ग्रेन्स होते हैं, जिनको आप जो है ना सैंड सेपरेट कर सकते हो। 70% होती है और क्ले इसमें 15% या इससे कम होता है। ये प्रॉपर्टी जो सॉइल की होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंड के साथ अधेर होती है। दूसरे नंबर पे आता है सिल्ट। सिल्ट ग्रुप जो होता है इसमें सॉइल जो है ना विद एटलीस्ट 80% सिल्ट होता है और 12% क्ले के पार्टिकल्स होते हैं। नेचुरली द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल्स आर डोमिनेटेड बाय द सिल्ट। सिल्ट की वजह डोमिनेट करता है इसमें। फिर क्लेज है। क्ले ए सॉइल मस्ट कंटेन एटलीस्ट 35% ऑफ क्ले। तो ये कोई सॉइल भी है उसमें 35% क्ले होना चाहिए। उसको क्ले सॉइल कहते हैं। उसमें जो प्रोपोर्शन होती है सैंड और सिल्ट की वो क्ले से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी उसको क्लेई सॉइल कहते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज डोमिनेट होंगी वो क्ले करेगा। फिर लोम है। लोम भी ग्रुप है। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉइल टेक्सचर क्लास है। लोम जो होती है ना वो डिफाइन किया जाता है मिक्सचर ऑफ सैंड हो सकता है, सिल्ट और क्ले पार्टिकल, जो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं पार्टिकल्स इक्वली। मोस्ट सॉइल जो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है वो लूमी सॉइल है, यानी LOM वाली। सॉइल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉइल का स्ट्रक्चर जो है ना वो भी रिलेट करता है ग्रुपिंग और अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल के लिहाज से, जिनको ऊपर हमने पढ़ा है, जिसमें सैंडी है, लूमी है, क्लेई सॉइल है। तो ये डिस्क्राइब कर सकता है ग्रॉस ओवरऑल अरेंजमेंट जो है ना प्राइमरी सॉइल सेपरेट करता है सेकेंडरी ग्रुपिंग से, जिसको एग्रीगेट या पैड्स कहते हैं। सॉइल कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें वाटर मूवमेंट, हीट ट्रांसफर्स, एरिएशन और फिर जो है ना पोरोसिटी के उस सॉइल में पोर्स कितने हैं, पानी कितनी इजी से जो है ना वहाँ से फ्लो कर सकता है। इंपॉर्टेंट जो फिजिकल चेंजेस इम्पोज बाय द फार्मर इन फ्लोइंग, जो खेती बाड़ी में कल्टीवेट करने में ट्रेनिंग वगैरह में जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है कि सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। सॉइल टेक्सचर बेसिकली उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंजमेंट के लिहाज से बनता है, और सॉइल स्ट्रक्चर जो है जो पार्टिकल्स की, फिर हम देखते हैं कि वो जो रिलेटेड सॉइल पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसको सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर टेक्सचर में हमने देखा है कि सैंडी हो सकती है, लूमी हो सकती है, क्लेई हो सकती है। सॉइल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टू फार्मर, क्योंकि सॉइल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए फार्मर के लिए क्योंकि सॉइल में जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो उसकी पोरोसिटी, जो वाटर मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है। तो फिर वो फार्मर देखते हैं कि कौन सी सॉइल जो है ना ज़्यादा सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पे वो फिर हार्वेस्ट वगैरह करते हैं। ऑब्जर्वेटिव एज कम्पेयर टू द सैंड एंड सिल्ट पार्टिकल, तो वो इसलिए ऑब्जर्वेटिव है क्योंकि उसमें से जो है ना स्टिकी होते हैं, मॉलिक्यूल आपस में जो है ना इजीली अटैच होते हैं। नेक्स्ट है दी सॉइल इरोजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो सॉइल इरोजन बेसिकली होता है क्या कि जो इसको हम ज़मीनी कटाव कहते हैं उर्दू में, कि ज़मीन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना वो किसी पानी या फिर जो है ना अ, तो एडवर्स कंडीशन की वजह से जो है ज़्यादा खुश्की या ज़्यादा पानी होने की वजह से वो बह जाता है, शिफ्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। डिटैचमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉइल रॉक बाय वाटर, विंड, आइस और ग्रेविटी इज नोन एज सॉइल इरोजन। के डिटैच या मूवमेंट होती है जो सॉइल की, ज़मीन के जो ऊपर वाले टुकड़े की होती है। सॉइल इरोजन जो होते हैं ना वो रिमूव करता है अपर फर्टाइल लेयर और डैमेज करता है जो क्वालिटी होती है रिचनेस ऑफ द सॉइल की। तो नो सॉइल फिनोमेना इज मोर, कोई भी सॉइल का इतना ज़मीन को कोई भी फिनोमेना इतना इफेक्ट नहीं करता जितना ओरिजिन करता है, क्योंकि ओरिजिन में ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं जो वाट प्लांट के लिए नेसेसरी होते हैं वो अल्टीमेटली जो होते हैं ना वो चले जाते हैं। इसकी मदद से क्या होता है कि फर्दर मोर जो सॉइल होती है वो रिमूव फाइंड इट्स वे इनटू स्ट्रीम, तो वो फिर जो सॉइल का ऊपर वाला पार्ट होता है वो फिर दरिया वगैरह में बह जाता है। क्लाइमेट्स, विंड जो है ना एज वेल एज वाटर कैन रिमूव सॉइल, तो विंड भी रिमूव करती है और वाटर भी। वाटर विल बी कंसिडर फर्स्ट, तो पानी जो है ना वो सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन का रीजन बनता है। प्रेसिपिटेशन जितनी ज्यादा होती है जमीन के ऊपर गिरती है, यानी बारिश वगैरह, वो फिर क्या होता है कि जो जमीन के पार्टिकल्स होते हैं दो फेट्स हो सकती हैं, या तो वो पेनिट्रेट कर दे सॉइल में, या फिर वो सॉइल के जो स्ट्रक्चर होता है, जो सॉइल का ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको वो रन ऑफ कर देता है, उसको फ्लो ओवर कर देता है। तो जितना वाटर अर्थ में पेनिट्रेट करता है उतना प्रोपोर्शन जो है ना वेस्टेड एज रन ऑफ वाटर डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स के, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें प्रेसिपिटेशन है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, यानी फिर टोपोग्राफी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेशन कवर। टोपोग्राफी की अगर इस तरह की सॉइल है तो आप यहाँ पे अगर पानी पड़ता रहता तो ये वाला पार्ट जो है ना आस्ता आस्ता जो है वो वेदर आउट हो जाता है। ठीक है।
तो प्राइमरी जो प्रिंसिपल है सॉइल वाटर मैनेजमेंट की वो ये है कि इनकरेज कीजिए वो वाटर मूवमेंट को rather ऑफ द सॉइल। फिर जो है ना वाटर को अलाउड किया जाए तो कि पेनिट्रेट करे, लेकिन वहाँ पे रिजर्वियर भी होना चाहिए, यानी ताकि जो है ना प्लांट इजीली पानी को अपटेक कर सकें। फिर रन ऑफ लेवल जो है ना वो वेरी ग्रेटली फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड सॉइल टू सॉइल, कि किसी एक ज़मीन में जो है ना जो रन ऑफ वाटर लेवल होता है वाटर का वो कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। कुछ केसेस पे जो ह्यूमिड रीजन होते हैं वहाँ पे लॉसेस एज हाई एज 50 to 60% जो है एनुअल प्रेसिपिटेशन अकर होती है। वहाँ पे जो है ना वो रन ऑफ भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बारिश बरसेगी वो ज़मीन को जो है ना इफेक्ट करती है। एक्सलेटेड अरूनियन कुछ चीज़ें जो है ना अरूनियन को एक्सलेट करती हैं, जिसमें वाटर है। वाटर अरूनियन जो होती है वो मोस्ट जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जो है ना वो लेवलिंग ऑफ माउंटेन्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्लेन प्लेटोज वैलीज वगैरह एट डेल्टा बनते हैं। अब इसमें मजीद बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह कैसे बनते हैं। तो ये यही है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वही जमा होते रहते हैं, वो रूट होके एक जगह, तो वो फिर लेयर बन के सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं। रीयून टेक प्लेस दो स्टेप में होती है, एक होती है लूजनिंग और डिटैचमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल विद रनिंग वाटर। तो पहले में ये होता है कि देखेंगे आप कहीं पे ज़मीन है, वहाँ पे आस्ता आस्ता पानी पेनिट्रेट होता है, या फिर जो है ना वो आस्ता आस्ता वो ज़मीन एक दूसरे से डिटैच होती रहती है, अलग होती रहती है, वहाँ पे दरारें क्रैक्स वगैरह पड़ते रहते हैं, रिफ्ट्स पड़ती हैं। फिर थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि वो जो सॉइल का टुकड़ा होता है वो कट जाता है, वो वहाँ से अलग हो जाता है और टूट जाता है, ये जैसे नीचे उसने दिखी हुई है। तो ये दो उसने बताया कि पहले में जो है ना जो सिंपली लूज होंगी, रील्स बनेगी दरमियान में, और फिर बाद में जाके जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी वहां से कहीं और जगह, वो हो सकता है दरिया में बह जाए, समुद्र में बह जाए। टाइप्स है वाटर यूनियन, टाइप्स है वाटर यूनियन जो है ना उनको जनरली रिकॉग्नाइज किया जाता है शीट, रील एंड गली। अब शीट जो होती है ना वो सिंपली ये देखें इसमें कि पानी पड़ा शीट यूनियन में, सॉइल जो होती है वो थोड़ी मोर और लेस जो है ना वो यूनिफॉर्मली फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द स्लोप, कि हर पार्ट से वो थोड़ी थोड़ी जो है ना वो रिमूव हो जाती है। ये देखें ऊपर उसने लाइन लिखाई हुई है, लेकिन क्या हुआ कि नीचे चली गई, अब तो आस्ता आस्ता जो है ना वो रिमूव हो रही है। However, sheet erosion is often accompanied by tiny channels। तो इसके बाद जो होता है ना इसमें कुछ टाइनी चैनल्स बन जाती हैं, ये जैसे नेटवर्क बन गया नीचे वाले फिगर में, इसको कहते हैं रील्स। ये इरेगुलरली डिस्पर्स होती हैं, इनमें कोई जो है ना प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होता, इरेगुलर होती हैं। रील्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय टिलेज बट द डैमेज इज ऑलरेडी डन, द सॉइल इज लॉस्ट। अब रील जो होती है वो आप टिलेज से एलिमिनेट कर सकते हो, उसको भर सकते हो, लेकिन फिर भी जो है तब तक सॉइल जो होती है वो काफ़ी हद तक जा चुकी होती है। यही जो रील्स होती हैं इनमें मजीद जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने के बाद जो है ना लार्जर जो चैनल्स और गलीज बन जाती हैं, जिनको हम गली कहते हैं, ये जैसे। तो ये फिर एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है, इसमें से इजीली पानी पास होता है और वाटर जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा होने की वजह से न्यूट्रिएंट वगैरह जो होते हैं वो सॉइल का ज़्यादा से ज़्यादा जो सरफेस एरिया होता है वो पानी को शो होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो रूट होती है ज़्यादा से ज़्यादा। विंड रीजन जो है, विंड रीजन जो आंधी या हवा की वजह से जो रीजन होती है, ये भी पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। विंड रीजन वाला ये वर्स है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, यानी वहाँ पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है ना वो बारिशें नहीं होती, जो खुश्क इलाके हैं वहाँ पे। इसको मज़ीद जो है ना इनडिस्क्रिमिनेट लैंड यूज़, अगर आप इनडिस्क्रिमिनेट लैंड यूज़ करते हो, यानी फ़र्क रखते हो, फिर डिफ़ॉरेस्टेशन है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ओवरग्रेजिंग, अर्बनाइज़ेशन, ये सारी चीज़ें ना विंड इरोजन में हेल्प करती हैं। रेट ऑफ विंड इरोजन जो है डिपेंड करता है प्रेसिपिटेशन के किस जगह पे, टेम्परेचर और विंड स्पीड पे, और वहाँ पे सॉइल और रॉक टाइप क्या है। तो फैक्टर जो वेल बीइंग ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ह्यूमन, तो ये सारी चीज़ें फिर अफेक्ट करती हैं, जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इकोसिस्टम जहाँ पे हाई इंटेंसिटी विंड होती है वहाँ पे सब्जेक्ट किया जाता है मोर रीजन, जितनी जाहिर सी बात है ज़्यादा आंधी होगी या हवा होगी, वो उतने ज़्यादा जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको देखते हैं आप कि किसी जगह पे जो सैंडी सॉइल होती है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे कितना ज़्यादा जो है ना वो स्टॉर्म वगैरह होता है, कितनी धूल उठती है जब वो, तो यही बेसिकली रीज़न होता है। तो फिर पाकिस्तान में अगर ओरिजिन की बात करें तो पाकिस्तान में अबाउट जो है ना वो 13.05 मिलियन एकड़ जो ज़मीन है, एरिया है, वो इफेक्ट किया हुआ है वाटर रीजन ने, और जो 16.17 मिलियन एकड़ है वो इफेक्ट कर रहा है वाटर रीजन। साइल जो है ना वो रीजन टेक प्लेस हो रही है, ये होगा विंड शी, वाटर हो गया। तो सॉइल इरोजन जो है ना वो अलार्मिंग रेट तक पाकिस्तान में जो है ना इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है, फुटपाथ ट्रैक में सराउंडिंग एरिया में जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ से प्लांट्स वगैरह काटे जा रहे हैं। फिर
जो है ना वो आगे बताया जा रहा है कि जी रिकॉर्डेड रेट ऑफ इरोजन इज एस्टिमेटेड टू बी 150 टू 165 टन एकड़ पर ईयर, यानी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इंडस रिवर में ये जो है ना कैरी द फिफ्थ लार्जेस्ट लैंड ऑफ द लोड ऑफ द सेडिमेंट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द सेम एस्टिमेट द इंडस इज एडिंग 50 था 5 लाख टन जो सेडिमेंट्स है वो तरबेला रिजर्वर के एवरीडे रिड्यूस कर रहा है लाइफ ऑफ डैम बाय द 22 एंड द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्व बाय 17 16%। तो ये पाकिस्तान में वाटर की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर रीजन हो रही है। यहाँ पे उसने दिखाया हुआ कि कितनी जगह शीट है, रिल है और रीजन है। पंजाब में 61% एस NWFP में 156 और NA में 110। पाकिस्तान में टोटल जो है ना 328 है। इसी तरह मॉडरेट शीट और ये सारी चीज़ें टेबल की मदद से उसने दिखाई हुई है। इसमें क्वेश्चन जो है वो सॉइल रूइन है क्या कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो जो रिमूव होती है या ट्रांसपोर्ट होती है वन प्लेस टू अनदर, इसको सॉइल रूइन कहते हैं। मेजर टाइप ऑफ वाटर रूइन कौन सी है? शीट है, रिफ्ट है और वैली गलीज है। फिर हाउ कैन ओरियन बी कंट्रोल? तो ओरियन आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करके, फिर जो है ना जहाँ पे ज़मीन जो हो वहाँ पे स्लोपी हो, वहाँ पे आप आगे जो है ना जिसको हम कहते हैं सपोर्ट वगैरह डाल के, या फिर जिसको हम बांध बंद वगैरह बना के उसको सपोर्ट डाल के, फिर रोड्स के किनारे पे जो है ना वो प्रॉपर फुटपाथ या फिर इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए ताकि सॉइल अरूड ना हो। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।